मैं जब इस दुनिया में ज़ॉम्बी बना तो सबसे पहला काम इंसानों का शिकार करना नहीं बल्कि बेबी मिल्क पाउडर और डायपर ढूंढना था। वजह थी एक इंसानी बच्ची जिसे मैंने अडॉप्ट कर लिया था। बाकी ज़ॉम्बीज़ मुझे देखकर हंसते थे, उन्हें लगता था मैं पूरी तरह पागल हो चुका हूं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये छोटी सी बच्ची असल में ह्यूमन एम्प्रेस का रीइंकार्नेशन थी। पिछले जन्म में उसने अनगिनत युद्ध लड़े थे, काउंटलेस पावरफुल एनिमीज को खत्म किया था, मगर आखिर में ट्रिब्यूलेशन के दौरान स्टार इंसेक्ट क्वीन के एम्बुश में मारी गई। अब वो 50 साल पहले अपोकलिप्स की शुरुआत में दोबारा जन्मी थी, लेकिन इस बार एक हेल्पलेस बेबी बनकर। दूसरी तरफ मैं भी इस दुनिया में आते ही ज़ॉम्बीज़ के अटैक का शिकार हुआ और खुद ज़ॉम्बी बन गया। अच्छी बात बस इतनी थी कि मेरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस अभी भी बची हुई थी। पिछले 1 महीने से मैं शॉप के फ्रिज में रखे फ्रोजन मीट से काम चला रहा था, लेकिन अब वो भी सड़ने लगा था। बाकी ज़ॉम्बीज़ के लिए रॉटन मीट नॉर्मल था, मगर मेरी ह्यूमन थिंकिंग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। इसलिए मैं नॉर्मल ज़ॉम्बी की एक्टिंग करते हुए खाने की तलाश में निकल पड़ा। एक घर में किचन सर्च करने ही वाला था कि अचानक बगल वाले रूम से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने बेडरूम का दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर का नज़ारा देखकर रुक गया। कमरा साफ सुथरा और कोजी था, जबकि बाहर पूरा घर खून से भरा पड़ा था। बेड पर लगभग 6-7 महीने की एक बच्ची जोर जोर से रो रही थी। शायद उसके पेरेंट्स ने मरने से पहले उसे बचाने के लिए कमरे में लॉक कर दिया था। उसी वक्त यूं रुओक्स्यू पूरी तरह टूट चुकी थी। रीबर्थ के बाद उसने सोचा था कि पेरेंट्स मिलेंगे, लेकिन आंख खुलते ही सामने ज़ॉम्बी खड़ा था। कई दिनों की भूख और इस डर के कॉम्बिनेशन ने उसे सीधे बेहोश कर दिया। मैं बच्ची को देखता रहा। उसकी उम्र तो कुछ महीने ही थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा सैडनेस और हेल्पलेसनेस था जैसे उसने पूरी जिंदगी देख ली हो। अजीब बात थी कि मुझे उससे कनेक्शन महसूस हुआ। हम दोनों ही इस दुनिया में अचानक फेंके गए थे और आते ही अपोकलिप्स में फंस गए थे। शायद इसी वजह से मैंने फैसला कर लिया कि अब से ये बच्ची मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन तभी पता चला कि वो भूख से बेहोश हो चुकी है और कमरे में रखा मिल्क पाउडर भी खत्म हो चुका है। मजबूरी में मुझे मिल्क पाउडर की हंटिंग पर निकलना पड़ा। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, सामने सोफा अड़ा दिया ताकि कोई ज़ॉम्बी अंदर न घुस सके, और फिर ऊपर की मंजिलों में सर्च शुरू कर दी। कॉरिडोर में सूखा हुआ खून फैला था, जगह जगह बॉडी पार्ट्स पड़े थे और बदबू ऐसी थी कि नॉर्मल इंसान तो 2 सेकंड में बेहोश हो जाए। मगर मैं अब इसकी आदत डाल चुका था। कई घरों की किचन छान मारी, लेकिन मिल्क पाउडर नहीं मिला। बस थोड़ा बहुत फ्रेश मीट हाथ लगा। आखिर 5वीं मंजिल के एक घर में पहुंचा तो वहां का सीन और भी डिप्रेसिंग था। मदर ज़ॉम्बी बन चुकी थी और उसका बच्चा उसकी भूख का शिकार हो चुका था। कुछ सेकंड के लिए मैं भी चुप हो गया। अगर मेरी छोटी वाली बच्ची कमरे में बंद न होती तो शायद उसका भी यही हाल होता। लकीली किचन में 2 सील्ड मिल्क पाउडर के डिब्बे और थोड़ा फ्रेश मीट मिल गया। दूसरी तरफ यूं रुओक्स्यू बेहोशी में ही दूध की खुशबू महसूस कर रही थी। जैसे ही दूध उसके मुंह में गया, उसने इंस्टिंक्टिवली पीना शुरू कर दिया। एनर्जी मिलने के बाद उसने मुश्किल से आंखें खोलीं और सामने का दृश्य देखकर पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गई। एक ज़ॉम्बी उसके सामने बैठा था और बिल्कुल नानी की तरह स्पून से दूध पिला रहा था। उसके पिछले जन्म में ज़ॉम्बी सिर्फ ब्लड थर्स्टी मॉन्स्टर्स थे। उसने खुद ऐसे कई ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म किया था। इसलिए उसके दिमाग में पहला सवाल यही आया, क्या ये ज़ॉम्बी मुझे बड़ा करके खाने वाला है? मुझे नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन उसे दोबारा जागते देखकर मेरी जान में जान आ गई। मगर प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई थी। एक कटोरी दूध पीने के बाद भी छोटी मैडम का पेट नहीं भरा था। साफ था कि आगे मुझे मिल्क पाउडर कलेक्ट करने की फुल टाइम जॉब मिलने वाली थी। लेकिन एक बड़ी गलती हो गई। मैं खुद को इंसान समझकर उससे कुछ बोलने वाला था, लेकिन मुंह खुलते ही सिर्फ ज़ॉम्बी वाली डरावनी गुर्राहट निकली। मैं तुरंत चुप हो गया और बिना कुछ कहे वापस दूध बनाने लगा। 1 कटोरी नहीं, 2 भी नहीं, पूरे 3 कटोरे दूध के बाद जाकर छोटी मैडम का पेट भरा। तभी मुझे एहसास हुआ कि बच्चे पालना कोई आसान काम नहीं है। अब से मिल्क पाउडर स्टॉक करके रखना पड़ेगा। अच्छी बात यह थी कि सील्ड मिल्क पाउडर काफी समय तक खराब नहीं होता। दूसरी तरफ यूं रुओक्स्यू आराम से क्रिब में लेटी हुई थी। उसे पूरा मामला बेहद अजीब लग रहा था। सामने खड़ा ज़ॉम्बी सिर्फ एक लो लेवल 1 ज़ॉम्बी था, जो हाल ही में कन्वर्ट हुआ लगता था। ऐसे ज़ॉम्बीज़ के पास इंटेलिजेंस होना तो दूर, ठीक से सोचने की क्षमता भी नहीं होती। लेकिन मैं उसकी सारी समझ से बाहर था। हालांकि काउंटलेस लाइफ एंड डेथ बैटल्स झेल चुकी एम्प्रेस होने के नाते वो धीरे धीरे शांत हो गई। उसने सोचा कि अगर ये ज़ॉम्बी सच में उसे खाना चाहता तो अब तक खा चुका होता। कम से कम भूखे पेट मरने की नौबत तो नहीं आएगी। कई दिनों की भूख और डर के बाद उसका शरीर आखिर रिलैक्स हुआ और वो गहरी नींद में सो गई। मैं उसकी सोती हुई शक्ल को देखता रहा। पता नहीं क्यों अपोकलिप्स शुरू होने के बाद पहली बार दिल में थोड़ा सुकून महसूस हुआ। लेकिन मैं जानता था कि इतने छोटे बच्चे को यहाँ छोड़ना मतलब सीधा मौत के हवाले करना है। इसलिए मैंने फैसला किया कि अब इसे अपने साथ ले जाऊंगा। ये पुरानी 7 मंजिला बिल्डिंग थी।
दूसरी मंजिल ज्यादा सेफ नहीं थी, जबकि 7वीं मंजिल सबसे ऊपर होने की वजह से कंपैरेटिवली सिक्योर थी। कॉलोनी पुरानी थी, इसलिए ज़ॉम्बीज़ की संख्या भी कम थी, मगर जो थे वे कई दिनों से भूखे घूम रहे थे। मैं छोटी मैडम को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए रास्ते में मिलने वाले ज़ॉम्बीज़ को चुपचाप क्रोबार से हेडशॉट देता हुआ आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद हम दोनों नए ठिकाने पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर मैंने खुद को साफ किया, नहाया और क्लीन क्लोथ्स पहन लिए। अब अगर मेरे शरीर के डरावने घावों को छोड़ दिया जाए तो मैं लगभग नॉर्मल इंसान जैसा ही दिखता था। सबसे बड़ी खुशी तब मिली जब कमरे में काफी सारे बेबी प्रोडक्ट्स मिले। शायद यहाँ रहने वाले लोग अपोकलिप्स शुरू होते ही जल्दी में भाग गए थे। इसी दौरान मैंने अपने शरीर में एक और बदलाव महसूस किया। ज़ॉम्बी बनने के बाद जो हाथ पैर लकड़ी की तरह सख्त हो गए थे, अब वे पहले से कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल लग रहे थे। मैं कुछ सिंपल ह्यूमन एक्शंस भी करने लगा था। ये थोड़ा स्ट्रेंज था, लेकिन उस वक्त मेरा पूरा ध्यान यू रुओक्शु पर था। तभी मैं डायपर लेकर उसके पास पहुंचा। यूं रुओक्शु के दिमाग में अचानक बिजली सी कौंधी। अगर पहले उसे सिर्फ कंफ्यूजन थी कि मैं उसे खाना खिलाता क्यों हूं, तो अब मामला और साफ हो गया। कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी डायपर नहीं बदलता। उसने हमारी पहली मुलाकात याद की। मैंने डोर हैंडल घुमाया था, क्रोबार से दरवाजा खोला था, मिल्क पाउडर बनाया था और अब डायपर बदलने जा रहा था। ये सब किसी लेवल 1 ज़ॉम्बी की इंस्टिंक्ट्स नहीं थीं। उसके मन में यकीन बैठ गया कि मेरे अंदर अभी भी ह्यूमन कॉन्शियसनेस बची हुई है। सिर्फ इंसानी इच्छा शक्ति ही ज़ॉम्बी की ब्लड थर्स्टी इंस्टिंक्ट्स को दबा सकती थी। लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और वो अंदर ही अंदर शॉक हो गई। सामने वाला ज़ॉम्बी क्लियरली मेल था, यानी उसका पूरा डिग्निटी पैकेज एक डायपर चेंज में खत्म हो गया था। मगर कुछ देर बाद उसने खुद को समझा लिया। आखिर रीबर्थ मिलना ही किसी मिरेकल से कम नहीं था। ऊपर से उसकी जान भी मैंने बचाई थी। ऐसे में डायपर वाली बात पर ड्रामा करना थोड़ा ओवर रिएक्शन होता। जब उसने मुझे अपने सख्त और अनाड़ी हाथों से बड़ी मेहनत के साथ उसका डायपर बदलते देखा तो उसके दिल में अजीब सी फीलिंग पैदा हुई। उसे लगा शायद अपोकलिप्स से पहले मेरी भी कोई हैप्पी फैमिली रही होगी। लेकिन किस्मत ने सब छीन लिया और मुझे ज़ॉम्बी बना दिया। न इंसानों में जगह, न ज़ॉम्बीज़ में अपनापन। उस अकेलेपन की कल्पना करते ही उसके दिल का नरम हिस्सा पिघल गया। उसी पल उसने फैसला कर लिया कि अब से मैं उसका ज़ॉम्बी पापा हूं। उधर मैं नए घर को सेट करने के बाद फ्यूचर प्लानिंग में लग गया। मुझे और छोटी मैडम दोनों को खाना चाहिए था, इसलिए फूड स्टोरेज बढ़ाना जरूरी था। लेकिन दिन में बाहर निकलना डेंजरस था। कोई सर्वाइवर मुझे देख लेता तो सारी मेहनत बेकार हो जाती। इसलिए मैंने तय किया कि अब से सारे मिशन रात में ही होंगे। बाहर निकलने से पहले मैंने सुरक्षा का पूरा इंतजाम कर लिया। बेडरूम का दरवाजा बंद किया, स्टेयरकेस के सामने कैबिनेट अड़ा दिया और नीचे वाले आयरन गेट को भी मजबूती से बांध दिया। अपोकलिप्स में इंसानों को एक दूसरे के साथ क्या क्या करते देखा था, इसलिए मैं ज़ॉम्बी से ज्यादा इंसानों से सावधान था। सब कुछ चेक करने के बाद ही मैं सप्लाइज कलेक्ट करने निकल पड़ा। आसपास के रेजिडेंशियल एरिया में हर घर में ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन कई घरों को मिलाकर अच्छा खासा स्टॉक जमा हो सकता था। मैं लगातार फूड, डेली यूज आइटम्स और सबसे जरूरी मिल्क पाउडर इकट्ठा करता रहा। बैकपैक भरने के बाद भी दोनों हाथों में मिल्क पाउडर के डिब्बे लेकर रात के अंधेरे में घूम रहा था। तभी अचानक मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। ऊपर नजर उठाई तो देखा कि आसमान में टंगा चांद पूरी तरह ब्लड रेड हो चुका था। दूसरी तरफ यूं रुओक्शु की भी नींद खुल गई। उसने कमरे में नजर दौड़ाई तो पाया कि मैं वहां नहीं था। छोटी मैडम आराम से डायपर में अपना काम निपटाकर खिड़की की तरफ देखने लगी और ब्लड मून को देखते ही सब समझ गई। उसके हिसाब से ग्लोबल इवोल्यूशन का दौर शुरू होने वाला था। उधर मुझे भी ब्लड मून देखकर शॉक लगा, लेकिन ज़ॉम्बी अपोकलिप्स वाली दुनिया में रहते रहते अब ऐसी चीजें उतनी शॉकिंग नहीं लगती थीं। साइफाई मूवीज में भी ऐसा सीन कई बार देख चुका था। मैंने सोचा अपोकलिप्स है तो ब्लड मून तो बनता है। इसके बाद मैं और भी तेजी से सप्लाईज उठाने लगा। फूड के साथ साथ किताबें, टूल्स और बाकी यूजफुल सामान भी नहीं छोड़ा। लेकिन चौथी बार सामान ढोते वक्त मेरे शरीर में अचानक अजीब बदलाव शुरू हो गया। बर्फ की तरह ठंडे शरीर के अंदर जलती हुई गर्मी फैलने लगी। एहसास इतना अजीब था कि मुझे अपनी इंसानी जिंदगी याद आ गई। मगर अगले ही पल सिर के अंदर ऐसा दर्द उठा जैसे दिमाग फटने वाला हो। मैं घबरा गया। मुझे लगा शायद मेरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस खत्म होने वाली है और मैं पूरी तरह ब्लड थर्स्टी ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। हालत इतनी खराब हो गई कि कुछ देर के लिए पैनिक होने लगा। लेकिन सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, आसपास मौजूद बाकी ज़ॉम्बीज भी ब्लड मून की रोशनी में तड़प रहे थे। वहीं मूनलाइट के नीचे मौजूद सर्वाइवर्स के शरीर भी बदल रहे थे। उनकी बॉडी हीट बढ़ रही थी, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो रहा था और बोन्स पहले से ज्यादा मजबूत बन रही थीं। यू रुओक्शु भी इस बदलाव से नहीं बची। ब्लड रेड मूनलाइट उसकी छोटी सी बॉडी पर पड़ रही थी और उसका शरीर हल्के हल्के कांप रहा था। पता नहीं कितना समय बीता, लेकिन आखिरकार मैं होश में आया। पहले तो सब नॉर्मल लगा, मगर जैसे ही चला फर्क साफ महसूस हुआ। मेरा शरीर पहले से कहीं ज्यादा एजाइल हो गया था।
ज़ॉम्बी वाली स्टिफनेस लगभग गायब हो चुकी थी। मैंने अपने हाथों को देखा तो शरीर पर फैली काली नसें हल्की पड़ चुकी थीं। सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि मेरे सिर पर दोबारा बाल उगने लगे थे। सड़क पर घूम रहे बाकी ज़ॉम्बीज़ भी बदल चुके थे। पहले जितने डरावने दिखते थे, अब उनमें थोड़ी बहुत इंसानी शक्ल लौटने लगी थी। मेरे दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। शायद ये दुनिया सिर्फ ज़ॉम्बी अपोकलिप्स नहीं थी, इसके पीछे कुछ और भी बड़ा चल रहा था। तभी एक ज़ॉम्बी के पास से गुजरते हुए मुझे अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे मेरे और उस ज़ॉम्बी के बीच कोई इनविजिबल थ्रेड जुड़ा हुआ हो। पहले तो लगा हेल्यूसिनेशन हो रहा है, लेकिन जब मैंने ध्यान से उस कनेक्शन पर फोकस किया तो एक और हैरान करने वाली बात सामने आई। मैं अपनी थॉट्स उस ज़ॉम्बी तक भेज सकता था, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई रिमोट कंट्रोल से रोबोट चला रहा हो। मैंने कंसंट्रेशन बढ़ाई और ज़ॉम्बी ने मेरी इच्छा के अनुसार हरकत करना शुरू कर दिया। सिंपल मूवमेंट से लेकर कॉम्प्लेक्स एक्शंस तक वो सब करने लगा जो मैं चाहता था। काफ़ी टेस्टिंग के बाद मैंने इस एबिलिटी का नाम रखा कॉर्प्स कंट्रोल, और जिन ज़ॉम्बीज़ को मैं कंट्रोल कर सकता था उन्हें नाम दिया कॉर्प्स पपेट्स। थोड़ी देर एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला कि फिलहाल मैं एक साथ सिर्फ 2 ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ। दूरी बढ़ने पर कमांड भी वीक हो जाती थी। मुझे लगा कि इसका कनेक्शन शायद मेंटल पावर से है। तभी मुझे घर पर अकेली यू रॉक्शू याद आ गई। मैं तुरंत सीरियस हो गया। मैंने दोनों कॉर्प्स पपेट्स को बुलाया, कलेक्टेड सप्लाइज उनकी पीठ पर लाद दी और पूरी स्पीड से कॉलोनी की तरफ निकल पड़ा। सच कहूं तो ज़ॉम्बीज़ परफेक्ट वर्कर्स होते हैं। ना खाना मांगते हैं, ना पानी, ना सैलरी और ना ही ओवरटाइम का ड्रामा। उधर ब्लड मून के बैप्टिज्म के बाद यूं रॉक्सू भी आखिर जाग चुकी थी। उसके दिमाग में बड़ी मात्रा में मेमोरीज और इन्फॉर्मेशन उमड़ने लगी। लेकिन इस बार सबसे बड़ी सरप्राइज उसका नया टैलेंट था। पिछले जन्म की एबिलिटी से बिल्कुल अलग, इस बार उसने टेलीकिनेसिस अवेकन कर लिया था। अब वो सिर्फ सोचकर चीजों को हिला सकती थी। छोटी मैडम की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठीं। उसे महसूस हो गया था कि इस जन्म की कहानी पिछले जन्म से बिल्कुल अलग होने वाली है। लेकिन यूं रॉक्शू को सबसे बड़ा सरप्राइज अभी मिला था। टेलीकिनेसिस के साथ साथ उसे अपने पिछले जन्म की सबसे ताकतवर एबिलिटी भी वापस मिल गई, टाइम कंट्रोल। यही वो पावर थी जिसके दम पर उसने पिछले जन्म में एम्प्रेस का दर्जा हासिल किया था। और अब इस जन्म में उसके पास एक नहीं, पूरे 2 टॉप टियर टैलेंट्स थे। एक अटैक और कंट्रोल के लिए, दूसरा टाइम मैनिपुलेशन के लिए। दोनों मिलकर फ्यूचर में उसे बेहद खतरनाक बना सकते थे। एक्साइटमेंट में उसने तुरंत अपनी एबिलिटीज टेस्ट करनी शुरू कर दी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसकी सोल भले ही एम्प्रेस की थी, बॉडी अभी भी एक बेबी की थी। कुछ ही देर बाद उसके दिमाग में तेज दर्द शुरू हो गया, शरीर कमजोर पड़ गया और एग्जॉशन हावी हो गई। फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसे पूरा भरोसा था कि जैसे जैसे वो बड़ी होगी, उसकी ताकत पिछले जन्म से भी कहीं आगे निकल जाएगी। वो तो अभी से इमेजिन करने लगी थी कि एक दिन बड़ी होकर उस इंसेक्ट क्वीन को खत्म करेगी जिसने पिछले जन्म में उसे मार डाला था। तभी बाहर से आवाज आई। यू रॉक्सू तुरंत समझ गई कि उसका ज़ॉम्बी पापा वापस आ चुका है। उसके मन में अचानक क्यूरियोसिटी जागी। अगर इंसानों ने ब्लड मून के बाद एबिलिटीज अवेकन की हैं, तो क्या ह्यूमन कॉन्शियसनेस वाला ज़ॉम्बी भी स्पेशल पावर्स पा सकता है? उधर मैं बिल्डिंग में घुसते ही सबसे पहले स्टेयरकेस के सामने रखा वार्डरोब चेक करने पहुंचा। उसे अपनी जगह पर देखकर मैंने राहत की सांस ली। शायद इस दुनिया में आने के बाद पहली बार मुझे किसी की फिक्र हुई थी। मैं जल्दी से वार्डरोब हटाकर बेडरूम में पहुंचा। वहां यूं रॉक्सू जाग रही थी और चुपचाप मेरी तरफ देख रही थी। मजेदार बात यह थी कि मैंने जिंदगी में कभी गर्लफ्रेंड तक नहीं बनाई थी, लेकिन इस वक्त पूरा फील आ रहा था कि मैं सचमुच किसी का पापा बन चुका हूं। इसके बाद मैं किचन में गया। वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी दोनों बंद थे, इसलिए मिनरल वाटर से ही मिल्क पाउडर बनाना पड़ा। जब मैं दूध घोल रहा था तब यूं रॉक्सू भी मुझे ध्यान से देख रही थी। उसे महसूस हुआ कि ब्लड मून के बाद मुझमें कुछ बदलाव जरूर आया है। फर्क बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन अब मेरे चेहरे और शरीर में पहले से ज्यादा इंसानी लक्षण दिखने लगे थे। हालांकि ये उसके पिछले जन्म की ज़ॉम्बी एवोल्यूशन मेमोरी से मेल नहीं खाता था। पिछले जन्म में ज़ॉम्बीज कई अलग अलग डायरेक्शंस में इवॉल्व करते थे। कुछ टैंक ज़ॉम्बीज बन जाते थे, जिनका शरीर इतना विशाल और मजबूत हो जाता था कि वे बैटलफील्ड के वॉकिंग टैंक्स कहलाते थे। सर्वाइवर्स उन्हें देखकर ही डर जाते थे। इसी वजह से यूं रॉक्सू को मुझसे भी काफी उम्मीदें थीं। आखिर मैं एक स्पेशल ज़ॉम्बी था, इसलिए उसने सोचा था कि ब्लड मून के बाद मेरे अंदर कोई जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लेकिन मुझे लगभग वैसा ही देखकर वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड हो गई। हालांकि अगले ही पल उसने मन ही मन एक फैसला किया, अगर मैं मजबूत नहीं बन पाया तो वो खुद इतनी ताकतवर बनेगी कि मेरी रक्षा कर सके। यू रॉक्सू अच्छी तरह जानती थी कि अगर मैंने उसे न बचाया होता तो रीबर्थ के बाद कुछ ही दिनों में उसकी मौत तय थी। उसके लिए एहसान का बदला चुकाना बहुत जरूरी था। आखिर जिसने उसे नया जीवन दिया हो, उसके लिए कुछ करना तो बनता है। उसके मन में एक सिंपल सा विचार आया, तुमने मुझे बचपन में पाला, मैं तुम्हें भविष्य में संभालूंगी। और ये उसके लिए सिर्फ डायलॉग नहीं था,
साथ ही उसे ज़ॉम्बीज़ के एवोल्यूशन के तरीके भी याद थे। सबसे कॉमन तरीका था जीवित प्राणियों को खाकर इवॉल्व होना। दूसरा तरीका था स्पेशल ज़ॉम्बीज़ के दिमाग में बनने वाले क्रिस्टल कोर्स को हासिल करना। जिन ज़ॉम्बीज़ के पास सुपरनैचुरल एबिलिटीज़ होती थीं, उनके ब्रेन में क्रिस्टल कोर ज़रूर बनता था। यू रुओक्शु को विश्वास था कि फ्यूचर में वो उन क्रिस्टल कोर्स को कलेक्ट करके मुझे इवॉल्व करवा सकती है। अगर सब सही रहा तो एक दिन मैं फिर से बोल सकूंगा और मेरा शरीर भी इंसानों जैसा बन सकता था। लेकिन मुझे इन सब प्लान्स की बिल्कुल खबर नहीं थी। मैं तो बस छोटी मैडम को अपनी तरफ टकटकी लगाकर देखते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि ये आखिर इतना घूर क्यों रही है। बोल तो मैं सकता नहीं था, इसलिए हाथों के इशारों से उसे समझाने लगा कि मैंने उसके लिए 2 ज़ॉम्बी बॉडीगार्ड्स अरेंज कर दिए हैं, साथ ही उसके लिए कुछ टॉयज़ भी लाया हूँ। और हाँ, टॉयज़ के साथ मैं 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स और एग्जाम गाइड्स जैसी किताबें भी उठा लाया था। अपोकलिप्स हो या नहीं, इंडियन पेरेंट्स का माइंडसेट कभी नहीं बदलता। बच्चा अभी ठीक से बैठ भी नहीं सकता और पढ़ाई का सामान पहले पहुंच जाता है। यू रुओक्शु मुझे देखकर अंदर ही अंदर हंस पड़ी। तभी अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैंने अभी तक उसका नाम ही नहीं रखा। काफी देर सोचने के बाद मेरी नज़र हमारी बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर गई। क्योंकि हमारी छोटी सी दुनिया इसी फ्लोर पर बस रही थी, मैंने उसका निकनेम रखा कीकी। मुझे लगा ये नाम हमें हमेशा इस छोटे से घर और यहाँ बिताए अच्छे पलों की याद दिलाएगा। रात भर की मेहनत से जमा किए गए सप्लाईज को देखकर मैं काफ़ी खुश था। फूड, मिल्क पाउडर और बाकी ज़रूरत का सामान इतना था कि हम दोनों काफ़ी समय तक आराम से रह सकते थे। लेकिन अपोकलिप्स में ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा ट्रैप होता है। इसलिए मैंने तय किया कि फ़िलहाल कुछ दिन घर में रहकर सिचुएशन ऑब्जर्व करूंगा। जब यकीन हो जाएगा कि बाहर जाना सेफ है, तभी अगला कदम उठाऊंगा। ये सोचकर मैं लिविंग रूम में गया और ज़मीन पर पड़ी लगभग आधा मीटर लंबी स्टील मशेटे उठा ली। उसे हाथ में घुमाकर देखा। ब्लड मून के बाद शरीर में आए बदलावों को टेस्ट करने का समय आ चुका था और मुझे महसूस हो रहा था कि आने वाले दिन शायद पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। मुझे आज तक नहीं पता चला कि इस घर का मालिक आखिर करता क्या था, लेकिन उसके पास लगभग आधा मीटर लंबी और बेहद तेज स्टील मशेटे थी। मैंने जिंदगी में कभी तलवारबाजी नहीं सीखी थी, फिर भी ज़ॉम्बी बनने के बाद मिली ताकत की वजह से उसे बड़ी आसानी से घुमा पा रहा था। खाली समय में मैं मार्शल आर्ट्स मूवीज और वक्सिया नॉवेल्स के मूव्स याद करके ड्राइंग रूम में प्रैक्टिस करने लगा। जितना अभ्यास करता उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता। अब तो मुझे लगने लगा था कि अगर कुछ नॉर्मल ज़ॉम्बीज एक साथ भी आ जाएं तो मैं आराम से उनसे निपट सकता हूं। उधर यू रुओक्शु भी खाली नहीं बैठी थी। थोड़ा आराम करने के बाद उसने अपनी नई एबिलिटीज पर रिसर्च शुरू कर दी। खासकर टेलीकिनेसिस उसे सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लग रही थी। उसने बेडसाइड टेबल पर पड़ी एक सिलाई की सुई पर ध्यान केंद्रित किया। शुरुआत में नीडल मुश्किल से हिल रही थी, लेकिन कुछ देर बाद वो धीरे धीरे हवा में तैरने लगी। उसकी स्पीड भले ही कछुए जैसी थी, लेकिन इतनी छोटी उम्र में ये भी कमाल की बात थी। इसी तरह प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करते करते 2 दिन गुजर गए। मैं ज़ॉम्बी स्वॉर्ड मास्टर बनने में लगा था और छोटी मैडम फ्यूचर एम्प्रेस बनने की तैयारी कर रही थी। दोनों की जिंदगी सरप्राइजिंगली प्रोडक्टिव चल रही थी। उस दिन मैं यू रुओक्शु को दूध पिलाकर उठा ही था कि बाहर से अजीब आवाजें आने लगीं। बालकनी से झांककर देखा तो सड़क पर 2 ज़ॉम्बीज लड़ रहे थे। नॉर्मली ज़ॉम्बीज खाने के लिए लड़ते थे, लेकिन यहाँ आसपास कोई फूड नहीं था। फिर भी दोनों एक दूसरे को जान से मारने पर तुले हुए थे। ये बिहेवियर मेरे लिए बिल्कुल नया था। 7वीं मंजिल से साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं सीधे 4थी मंजिल तक उतर गया। वहां से पूरा सीन साफ नजर आ रहा था। एक ज़ॉम्बी लगभग 2 मीटर लंबा था। उसका शरीर किसी बॉडी बिल्डर की तरह विशाल और मस्कुलर था। दूसरी तरफ दूसरा ज़ॉम्बी काफी पतला था, लेकिन उसके नाखून चाकू की तरह लंबे और खतरनाक थे। साफ था कि दोनों अलग अलग एवोल्यूशन पाथ्स पर बढ़ चुके थे। टैंक ज़ॉम्बी के पास डिफेंस और रॉ पावर थी, जबकि एजाइल ज़ॉम्बी के पास स्पीड और अटैक पावर। कुछ देर तक दोनों के बीच जबरदस्त फाइट चली। कार्स टूट रही थीं, दीवारें हिल रही थीं और सड़क बैटलफील्ड बन चुकी थी। आखिरकार टैंक ज़ॉम्बी ने एक जोरदार पंच मारकर एजाइल ज़ॉम्बी को उड़ा दिया। फिर उसके सिर पर ऐसा वार किया कि उसका स्कल ही चकनाचूर हो गया। लेकिन असली शॉक तो उसके बाद मिला। टैंक ज़ॉम्बी ने मरे हुए ज़ॉम्बी के सिर के अंदर हाथ डाला और एक सफ़ेद क्रिस्टल कोड निकाल लिया। मैं ये देखकर दंग रह गया। उन दोनों की ताकत मुझसे कई गुना ज्यादा थी। उसी वक्त मुझे अपनी सावधानी पर गर्व हुआ। अगर मैं बिना सोचे समझे बाहर घूम रहा होता तो शायद कब का मर चुका होता। अब मुझे समझ आ रहा था कि ये दुनिया मेरी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। ब्लड मून के बाद इवोल्यूशन शुरू हो चुकी थी और ताकत का अंतर तेजी से बढ़ रहा था। तभी मेरी नज़र उस क्रिस्टल कोर पर पड़ी और दिल में अजीब सी क्रेविंग उठी। एहसास ऐसा था जैसे कोई भूखा इंसान गर्मा गर्म बिरयानी देख ले। मुझे इंस्टिंक्टिवली महसूस हुआ कि ये क्रिस्टल कोर मेरे लिए बेहद फायदेमंद है। तभी मेरे दिमाग में सवाल आया, क्या ये दोनों ज़ॉम्बीज इसी क्रिस्टल कोर के लिए लड़ रहे थे? अगले ही पल टैंक ज़ॉम्बी ने क्रिस्टल कोर निगल लिया।
कुछ सेकंड बाद उसने खुशी में अपनी छाती पीटना शुरू कर दिया और आसपास खड़ी गाड़ियों पर मुक्के बरसाने लगा। उसकी ताकत पहले से भी ज्यादा बढ़ती दिख रही थी। आसपास के ऑर्डिनरी ज़ॉम्बीज ने भी उसकी दहाड़ सुनी। सभी अचानक रुक गए और डरकर उससे दूर हटने लगे, मानो उनकी इंस्टिंक्ट्स उन्हें वार्निंग दे रही हों कि इस मॉन्स्टर के पास मत जाना। मैं भी समझ गया कि क्रिस्टल कोर्स एवोल्यूशन की हो सकते हैं और मेरी कॉर्प्स कंट्रोल एबिलिटी भी शायद इन्हीं से मजबूत हो सकती थी। प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, अगर मैं सामने से लड़ने गया तो टैंक ज़ॉम्बी मुझे आलू की तरह कूट देगा। तभी मेरी नज़र किचन में रखे गैस सिलेंडर पर पड़ी और दिमाग में एक डेंजरस लेकिन शानदार प्लान तैयार होने लगा। उधर यू रॉक्स्यू ने भी नीचे का शोर सुन लिया था। हालांकि वो खिड़की से कुछ देख नहीं पा रही थी, लेकिन पिछले जन्म की मेमोरीज की वजह से उसे समझते देर नहीं लगी। ब्लड मून के बाद पूरी दुनिया एवोल्यूशन फ्रेंजी में प्रवेश कर चुकी थी। ज़ॉम्बीज, म्यूटेटेड बीस्ट्स और सर्वाइवर्स सभी ताकत हासिल करने के लिए लड़ रहे थे। क्रिस्टल कोर्स की हंटिंग शुरू हो चुकी थी। भविष्य में इंसानों ने कल्टिवेशन मेथड्स भी डेवलप कर लिए थे और यूं रुओक्शू के पास तो सबसे पावरफुल टेक्निक्स में से एक थी ग्लेज्ड ब्रीदिंग टेक्निक। पिछले जन्म में उसने इसी टेक्निक के सहारे एम्प्रेस बनने का सफर तय किया था। उसे पता था कि उसका ज़ॉम्बी पापा अभी सिर्फ लो लेवल ज़ॉम्बी है और ऐसी दुनिया में लंबे समय तक सर्वाइव करना मुश्किल होगा। इसलिए उसने तय किया कि उसे जल्द से जल्द मजबूत बनना होगा। भले ही उसका शरीर अभी बेबी का था, लेकिन कल्टिवेशन करने से कोई नहीं रोक सकता था। उसने ग्लेज्ड ब्रीथिंग टेक्निक एक्टिवेट की और ब्लड मून के बाद हवा में फैले एनर्जी पार्टिकल्स को अब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एनर्जी उसकी बॉडी में समाने लगी, उसकी बोन्स मजबूत होने लगी और कमजोर टेलीकिनेसिस भी पहले से बेहतर होने लगी। यूं रुओक्शू मन ही मन खुश थी। इस बार उसे कल्टिवेशन शुरू करने का मौका पिछले जन्म से बहुत पहले मिल गया था। लेकिन तभी मैं वापस रूम में पहुंचा। अंदर आते ही देखा कि छोटी मैडम का शरीर हल्का हल्का कांप रहा है। मुझे कल्टिवेशन वगैरह का तो कोई आइडिया नहीं था। मैंने एक नज़र देखा और सीधा निष्कर्ष निकाल लिया, बच्ची को ठंड लग गई है। अगले ही सेकंड में दौड़कर ब्लैंकेट उठा लाया और बड़े प्यार से उसे पूरी तरह ढक दिया। यूं रुओक्शू की सारी कल्टिवेशन रिदम वहीं टूट गई। छोटी एम्प्रेस अंदर ही अंदर स्पीचलेस रह गई, जबकि मैं गर्व से सोच रहा था कि आज फिर पापा ड्यूटी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई। यूं रुओक्शू मेरी हरकत से कल्टिवेशन से बाहर आ गई। जब उसने मुझे घबराकर उसकी हालत चेक करते देखा तो उसे हंसी भी आई और दिल में एक अजीब सी गर्माहट भी महसूस हुई। पिछले जन्म में वो ऑर्फनेज में बड़ी हुई थी। वहां उसने दुनिया के अच्छे बुरे दोनों चेहरे देखे थे, लेकिन पिता का प्यार कभी नहीं मिला। इसलिए जब उसने मेरे चेहरे पर चिंता देखी तो पहली बार उसे फादरली लव का एहसास हुआ। छोटी एम्प्रेस का दिल थोड़ा नरम पड़ गया। उधर मैं ये कंफर्म करने के बाद कि कीकी बिल्कुल ठीक है, फिर बाहर वाले टैंक ज़ॉम्बी के बारे में सोचने लगा। इतना खतरनाक मॉन्स्टर आसपास घूम रहा था तो चैन से बैठना पॉसिबल नहीं था। अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो बाद में वो और भी ज्यादा डेंजरस बन सकता था। शाम होते ही मैंने अपना प्लान शुरू कर दिया। मैंने अपने कॉप्स पपेट नंबर 1 को उस शॉप की तरफ भेजा जहां टैंक ज़ॉम्बी क्रिस्टल को डाइजेस्ट कर रहा था। वहां पहुंचते ही पपेट ने एक फ्लावर पॉट उठाकर सीधे उसके सिर पर दे मारा। टैंक ज़ॉम्बी गुस्से से पागल हो गया और तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। पपेट पहले से तय रास्ते पर भागता हुआ उसे उस शॉप तक ले आया जहां मैंने पहले ही गैस सिलेंडर्स का ट्रैप लगा रखा था। जैसे ही पपेट अंदर घुसा, टैंक ज़ॉम्बी भी पूरी रफ्तार से दीवार तोड़ते हुए अंदर घुस गया। उसकी एंट्री इतनी वायलेंट थी कि मेरा पहला पपेट वहीं चटनी बन गया। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। उसी समय कॉप्स पपेट नंबर 2 अंदर गया, दरवाजा बंद किया और लाइटर से गैस लीक को इग्नाइट कर दिया। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ। पूरी दुकान आग के गोले में बदल गई। अंदर से टैंक ज़ॉम्बी की दर्द भरी दहाड़ें लगातार सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद वो किसी तरह आग से निकलकर बाहर आया, लेकिन 2 कदम भी नहीं चल पाया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। एक्सप्लोजन होने से पहले ही मैंने अपने पपेट से कनेक्शन तोड़ लिया था, इसलिए खुद को कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर भी मैं तुरंत पास नहीं गया। करीब 15 मिनट तक दूर खड़े होकर इंतजार करता रहा। अपोकलिप्स में ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब सीधी मौत होता है। जब पूरा यकीन हो गया कि टैंक ज़ॉम्बी सचमुच मर चुका है, तभी मैं उसके पास पहुंचा। उसका शरीर लगभग कोयले जैसा हो चुका था। बड़ी मुश्किल से मशेटे की मदद से मैंने उसकी खोपड़ी खोली। अंदर जो चीज मिली उसे देखकर मेरी आंखें चमक उठीं। वहां एक क्रिस्टल कोर था, लेकिन इस बार वो पूरी तरह सफेद नहीं था। उसके अंदर हल्की लाल चमक भी थी और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसे देखते ही मेरे अंदर पहले से कई गुना ज्यादा हंगर और अट्रैक्शन पैदा हो गया। मुझे महसूस हुआ कि ये क्रिस्टल कोर पहले वाले से कहीं ज्यादा पावरफुल है। मेरी समझ के अनुसार व्हाइट क्रिस्टल कोर साधारण एवोल्यूशन का रिजल्ट थे, जबकि ये रेड टिंटेड क्रिस्टल कोर शायद उससे एक लेवल ऊपर था। तभी आसपास के ज़ॉम्बीज आग की तरफ अट्रैक्ट होकर आने लगे। मैंने बिना देर किए क्रिस्टल कोर पॉकेट में रखा और 2 हेल्थी ज़ॉम्बीज को नए कॉप्स पपेट्स के रूप में चुन लिया। फिर तेजी से कॉलोनी वापस लौट आया। बिल्डिंग पहुंचकर दोनों नए पपेट्स को नीचे गार्ड ड्यूटी पर लगा दिया।
उसके बाद मैं अकेला तीसरी मंजिल पर गया। आसपास का एरिया चेक किया और जब पूरी तरह सेफ महसूस हुआ तो आखिरकार उस क्रिस्टल कोर को निगल लिया। क्रिस्टल कोर पेट में जाते ही पूरे शरीर में अजीब बदलाव शुरू हो गए। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे शरीर को अंदर से फौज कर रही हो। मेरी स्किन पहले से ज्यादा इंसानी दिखने लगी। चेहरे की सड़ी गली अपीयरेंस भी काफी हद तक सुधर गई। सिर्फ लुक्स ही नहीं, स्ट्रेंथ, स्पीड और रिएक्शन टाइम भी नोटिसेबली बढ़ गए। कुछ मिनटों के लिए चक्कर जैसा महसूस हुआ, लेकिन जब सब खत्म हुआ तो मैं खुद को पहले से बिल्कुल अलग महसूस कर रहा था। दिमाग पहले से ज्यादा क्लियर था, सेंसेस पहले से कहीं ज्यादा शार्प हो गए थे। यहां तक कि कॉर्प्स कंट्रोल एबिलिटी भी इवॉल्व हो चुकी थी। पहले मैं मुश्किल से 2 ज़ॉम्बीज कंट्रोल कर पाता था, फिर 5 तक पहुंचा। लेकिन असली सरप्राइज एक नई एबिलिटी थी, शेयर्ड विजन। अब मैं सिर्फ पपेट्स को कंट्रोल ही नहीं कर सकता था, बल्कि उनकी आंखों से देख भी सकता था। सबसे बड़ी बात, अब मुझे उन्हें सामने रखने की जरूरत नहीं थी। रिमोट कंट्रोल अनलॉक हो चुका था। अब चाहे पपेट कितनी भी दूर हो, मैं उसे कमांड दे सकता था। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मेरी सर्वाइवल एबिलिटी अभी भी कई गुना बढ़ गई है। कुछ और टेस्टिंग करने के बाद मुझे अपनी नई एबिलिटी की लिमिट भी पता चल गई। मेरी मेंटल पावर लगभग 1 किलोमीटर तक फैल सकती थी। यानी इस रेंज के अंदर मुझे खुद बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। मैं दूर बैठे ही कॉर्प्स पपेट्स को कंट्रोल कर सकता था। इससे मेरी सर्वाइवल एबिलिटी कई गुना बढ़ गई। अब खतरे में सीधे कूदने के बजाय मैं पहले पपेट्स को भेज सकता था। उधर 7वीं मंजिल पर यूं रुओक्शु ने भी नीचे हुए एक्सप्लोजन और इवॉल्व्ड ज़ॉम्बी की दर्दनाक दहाड़ें सुन ली थीं। उसे अपनी सेफ्टी की चिंता नहीं थी, आखिर वो ऊपर छिपी हुई थी। लेकिन मैं काफी देर तक वापस नहीं लौटा, और यही बात उसे बेचैन कर रही थी। पिछले जन्म की मेमोरीज की वजह से वो अच्छी तरह जानती थी कि इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज कितने खतरनाक होते हैं। उनकी स्ट्रेंथ और कॉम्बैट पावर ऑर्डिनरी ज़ॉम्बीज से कई गुना ज्यादा होती थी। अपनी वर्तमान बेबी बॉडी के साथ अगर उसका सामना ऐसे किसी मॉन्स्टर से हो जाता तो जीतने का सवाल ही नहीं उठता। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो अपने ज़ॉम्बी पापा की कितनी फिक्र करने लगी है। उसके मन में बस एक ही प्रार्थना थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे वो इंसान, या कहें ज़ॉम्बी, न खोना पड़े जिसने उसे पहली बार पिता का प्यार दिया था। उसने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फिर से ग्लेज्ड ब्रीदिंग टेक्निक की प्रैक्टिस शुरू करने की कोशिश की, लेकिन मन इतना परेशान था कि कंसंट्रेशन ही नहीं बन पा रही थी। तभी बाहर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। यूं रुओक्सु का तनाव तुरंत गायब हो गया। उसके चेहरे पर राहत भरी मुस्कान आ गई। आखिर इस घर में लॉक खोलकर अंदर आने की कला सिर्फ उसके ज़ॉम्बी पापा को ही आती थी। दूसरी तरफ मैं भी कमरे में पहुंचा और छोटी मैडम को मुस्कुराते हुए देखा। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे खुश देखकर मेरे दिल में भी अजीब सी गर्माहट भर गई। अब जब मेरी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी थी तो उसे प्रोटेक्ट करने का कॉन्फिडेंस भी पहले से ज्यादा था। अच्छे मूड में मैं सीधा किचन की तरफ गया और उसके लिए मिल्क पाउडर तैयार करने लगा। जब मैंने उसे मजे से दूध पीते देखा तो लगा जैसे इस सड़े गले ज़ॉम्बी शरीर में भी फिर से जिंदगी लौट आई हो। अगले 2 दिन काफी शांति से बीते। मैं अपनी मेंटल एबिलिटी की मदद से पपेट्स को आसपास के इलाके में भेजता रहा। उन्होंने फूड, डेली सप्लाईज, बेबी प्रोडक्ट्स और ढेर सारे यूजफुल टूल्स इकट्ठा किए। धीरे धीरे नीचे की कई मंजिलें मिनी वेयरहाउस में बदल गईं। अगर कोई बाहर से देखता तो उसे लगता यहाँ किसी अपोकलिप्स सर्वाइवर ने सुपरमार्केट खोल रखा है। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब मुझे हर काम के लिए खुद रिस्क नहीं लेना पड़ता था। कॉप्स पपेट्स बाहर काम करते और मैं सुरक्षित जगह से उन्हें कंट्रोल करता। दिन लगभग एक जैसे गुजर रहे थे, लेकिन मुझे बिल्कुल बॉर्डम नहीं हो रही थी, क्योंकि हर दिन मैं खुद को पहले से थोड़ा ज्यादा मजबूत महसूस करता था। वहीं यूं रुओक्सु की रूटीन भी काफी सिंपल थी, दूध पीना, सोना और कल्टीवेशन करना। लेकिन कभी कभी उसे ड्राइंग रूम से अजीब आवाजें सुनाई देती। उन आवाजों को सुनकर और पिछले दिनों की घटनाओं को जोड़कर उसने अंदाजा लगा लिया कि मैं शायद इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज से लड़ चुका हूं। उसे अच्छी तरह पता था कि ऐसे ज़ॉम्बीज कितने खतरनाक होते हैं। इस नई दुनिया में ऑर्डिनरी ज़ॉम्बीज सबसे नीचे थे। ऊपर से इंसानी सर्वाइवर्स उन्हें मार रहे थे, इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज उन्हें खा रहे थे और म्यूटेटेड बीस्ट्स भी उनका शिकार कर रहे थे। यानी बेचारे नॉर्मल ज़ॉम्बीज की हालत ऐसी थी जैसे हर तरफ से असाइनमेंट मिलने वाला इंटर्न। यही सोचकर यूं रुओक्सु का दिल और भी भर आया। उसे एहसास हुआ कि इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी मैं उसकी देखभाल कर रहा हूं। अपोकलिप्स में जहां इंसान इंसानों को धोखा दे रहे थे, वहां एक ज़ॉम्बी उसके लिए फूड कलेक्ट कर रहा था, डायपर बदल रहा था और उसकी सुरक्षा की चिंता कर रहा था। ये बात उसे बेहद भावुक कर देती थी। उसे लगता था कि मेरे अंदर बची हुई ह्यूमैनिटी किसी चमत्कार से कम नहीं है। दूसरी तरफ उसकी अपनी ग्रोथ भी तेजी से हो रही थी। कई दिनों की कल्टीवेशन के बाद उसकी टेलीकिनेसिस पहले से कई गुना मजबूत हो चुकी थी। अब वो नीडल को सिर्फ हिला नहीं सकती थी, बल्कि गोली जैसी स्पीड से फेंक सकती थी। अगर वो अपनी टाइम कंट्रोल एबिलिटी के साथ इसका इस्तेमाल करे तो बिना आवाज किए किसी को भी खत्म कर सकती थी।
लेकिन यूं रुओक्शु इससे संतुष्ट नहीं थी। पिछले जन्म का अनुभव उसे बता चुका था कि अपोकलिप्स में ताकत कभी पर्याप्त नहीं होती। अगर जिंदा रहना है, अपने ज़ॉम्बी पापा की रक्षा करनी है और भविष्य में इंसेक्ट क्वीन से बदला लेना है, तो उसे अभी से और भी ज्यादा मजबूत बनना होगा। इसी दौरान जब मेरे कॉर्प्स पपेट्स आसपास की बिल्डिंग्स में सप्लाईज सर्च कर रहे थे, तब एक फ्लैट में मुझे कुछ बेहद इंटरेस्टिंग चीजें मिलीं। लगता था कि वहां का मालिक मार्शल आर्ट्स और कॉम्बैट स्पोर्ट्स का शौकीन था। उसने पीछे कई फाइटिंग मैनुअल्स और कॉम्बैट ट्रेनिंग बुक्स छोड़ रखी थीं। उन किताबों में अलग अलग क्लोज कॉम्बैट टेक्निक्स, ग्रैपलिंग मूव्स और प्रैक्टिकल फाइटिंग स्किल्स का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन था। ज़ॉम्बी बनने के बाद मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ पहले ही नॉर्मल इंसानों से ज्यादा हो चुकी थी। ऊपर से अब शरीर की स्टिफनेस भी काफी हद तक खत्म हो चुकी थी। इसलिए इन टेक्निक्स को सीखना मेरे लिए पहले से कहीं आसान था। मैंने जल्दी ही महसूस किया कि ज़ॉम्बीज भले ही ताकतवर हों, लेकिन उनकी फाइटिंग स्टाइल बेहद प्रिमिटिव होती है। वे बस झपटते हैं, काटते हैं और हाथ पैर चलाते हैं। इसके मुकाबले इंसानों द्वारा सालों की रिसर्च से विकसित मॉडर्न कॉम्बैट टेक्निक्स कहीं ज्यादा एफिशिएंट थीं। भले ही मेरी एवोल्यूशन डायरेक्शन ब्रूट फोर्स वाली नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि प्रॉपर फाइटिंग स्किल स्ट्रेंथ गैप को काफी हद तक कवर कर सकती हैं। ऊपर से ज़ॉम्बीज की एक खास एडवांटेज भी थी, उन्हें चोट लगने या काटे जाने का उतना डर नहीं होता। यानी मैं वेपन्स और क्लोज कॉम्बैट का इस्तेमाल काफी अग्रेसिवली कर सकता था। कई दिनों तक थियोरी पढ़ने और प्रैक्टिस करने के बाद मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दी। मैं कॉर्प्स पपेट्स को छठी मंजिल के लिविंग रूम में बुलाता और फिर उन पर से कंट्रोल हटा देता। अगले ही पल वे फिर से ऑर्डिनरी ज़ॉम्बीज बन जाते और मेरे स्पारिंग पार्टनर्स की भूमिका निभाते। आखिर ज़ॉम्बी मार्शल आर्टिस्ट से ज्यादा डरावनी चीज और क्या हो सकती है। लेकिन कुछ सेशंस के बाद मुझे एक जरूरी बात समझ आ गई। सिर्फ किताबें पढ़कर और खुद से प्रैक्टिस करके कोई असली फाइटर नहीं बन सकता। थियोरी और रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। रियल कॉम्बैट में टाइमिंग, डिस्टेंस, रिएक्शन स्पीड और ओपोनेंट की मूवमेंट को पढ़ना सबसे जरूरी होता है। इसलिए मैंने लगातार प्रैक्टिकल फाइटिंग पर फोकस किया। रोज की ट्रेनिंग का असर धीरे धीरे दिखने लगा। पहले जहां मैं कॉम्बैट के मामले में बिल्कुल बिगिनर था, वहीं अब ऑर्डिनरी ज़ॉम्बीज के अटैक्स को आसानी से डॉज कर सकता था। सही मौका देखकर काउंटर अटैक करना भी सीख चुका था। धीरे धीरे मैं एक डिसेंट फाइटर बनता जा रहा था। इसी दौरान मुझे अपनी एक और खासियत का पता चला। मैं एक साथ कई काम कर सकता था। एक तरफ खुद कॉम्बैट ट्रेनिंग करता रहता और दूसरी तरफ कॉर्प्स पपेट्स को अलग अलग बिल्डिंग्स में सप्लाई सर्च करने भेज देता। शेयर्ड विजन की वजह से मैं उनकी आंखों से आसपास की सिचुएशन भी देख सकता था, यानी मल्टीटास्किंग पूरी स्पीड पर चल रही थी। तभी एक दिन शेयर्ड विजन के जरिए मुझे सनशाइन कॉलोनी की पहली बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर कुछ अजीब दिखाई दिया। वहां दो ज़ॉम्बीज किसी कमरे में सामान खोज रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अगले ही पल एक ब्लड रेड शैडो बिजली की तरह वहां से गुजरी। उसकी स्पीड इतनी भयानक थी कि अगर जमीन पर निशान न छूटे होते तो मैं उसे इल्यूजन समझ बैठता। मेरी क्यूरियोसिटी तुरंत बढ़ गई। मैंने कॉर्प्स पपेट्स को उस शैडो का पीछा करने का आदेश दिया। कई मिनटों की ट्रैकिंग के बाद आखिरकार वो क्रीचर नजर आया, लेकिन उसे देखकर मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वह ज़ॉम्बी किसी नाइटमेयर से निकला हुआ मॉन्स्टर लग रहा था। उसकी स्किन कई जगहों से उखड़ चुकी थी। टीथ और टंग असामान्य रूप से विकृत हो चुके थे। हाथ पैर पूरी तरह म्यूटेट होकर बीस्ट क्लॉज में बदल गए थे। यहां तक कि उसने सीधा चलना भी छोड़ दिया था। अब वह किसी जंगली शिकारी की तरह चार पैरों पर दौड़ता था। लेकिन उसकी सबसे खतरनाक चीज उसका अपीयरेंस नहीं, उसकी स्पीड थी। वो दीवारों और छतों पर ऐसे दौड़ रहा था जैसे ग्रेविटी उसके लिए कोई रूल ही न हो। उसकी मूवमेंट देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई म्यूटेंट चीता ज़ॉम्बी बन गया हो। मेरे कॉर्प्स पपेट्स भी इंस्टिंक्टिवली उससे डरने लगे, लेकिन डरने का मौका भी नहीं मिला। अगले ही सेकंड वो ब्लड रेड ज़ॉम्बी बिजली की तरह झपटा और मेरे दोनों पपेट्स को पलक झपकते ही खत्म कर दिया। पूरी फाइट कुछ सेकंड भी नहीं चली। शेयर्ड विजन अचानक कट गई और मेरी कॉन्शियसनेस वापस असली शरीर में लौट आई। कुछ पल तक मैं वहीं चुप बैठा रहा। दिल की धड़कनें तेज थीं। ब्लड मून के बाद ज़ॉम्बीज में जो इवोल्यूशन शुरू हुई थी वो मेरी कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रही थी। उस ब्लड रेड मॉन्स्टर के सामने मैं अभी बिल्कुल कमजोर था। सच कहूं तो अगर मेरे पांचों पपेट्स एक साथ भी उससे लड़ते तो शायद कुछ सेकंड में खत्म हो जाते। फिलहाल मैं सिर्फ यही दुआ कर सकता था कि वो क्रीचर हमारी बिल्डिंग नंबर 5 की तरफ कभी ना आए। उस दिन के बाद मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। हर दिन कॉम्बैट ट्रेनिंग और सर्वाइवल प्रिपरेशन में जुट गया। समय तेजी से बीतता गया। लगभग एक हफ्ते बाद छठी मंजिल के लिविंग रूम में मैं एक साथ 3 मस्कुलर ज़ॉम्बीज के खिलाफ ट्रेनिंग कर रहा था। पहले ऐसा सिनारियो मेरे लिए मौत के बराबर होता, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। संकरी जगह में भी मैं आसानी से मूव कर सकता था, अटैक्स डॉज कर सकता था और सही टाइमिंग पर टेक्निक्स इस्तेमाल करके ओपोनेंट्स को गिरा सकता था। कुछ ही पलों में तीनों ज़ॉम्बीज जमीन पर पड़े थे। उन्हें देखते हुए मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैं सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा, बल्कि सचमुच मजबूत बन रहा हूं।
कॉम्बैट ट्रेनिंग जारी रखने के साथ साथ मैंने अपने कॉर्प्स पपेट्स को सिर्फ सप्लाईज कलेक्ट करने के लिए नहीं बल्कि इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज़ की इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ब्लड रेड मॉन्स्टर जैसे क्रीचर्स को देखकर मैं समझ चुका था कि बिना तैयारी के उनसे भिड़ना सीधा सुइसाइड है, लेकिन टैंक ज़ॉम्बी और एजाइल ज़ॉम्बी जैसे इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज़ अभी भी मेरी रीच के अंदर थे। पिछले कुछ दिनों की ऑब्जर्वेशन के बाद मुझे लगभग यकीन हो गया था कि क्रिस्टल कोर्स सिर्फ इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज़ के दिमाग में बनते हैं, यानी अगर मुझे तेजी से इवॉल्व करना है तो ऐसे ज़ॉम्बीज़ का शिकार करना ही पड़ेगा। उधर 7वीं मंजिल पर यूं रुओक्सु की ग्रोथ भी कमाल की थी। शुरुआत में वो सिर्फ एक छोटी सी नीडल हिलाने के बाद थक जाती थी, लेकिन अब लगातार कल्टिवेशन की वजह से उसकी टेलीकिनेसिस काफी मजबूत हो चुकी थी। अब वो अपने छोटे से बेबी बॉडी को जमीन से 1-2 सेंटीमीटर ऊपर तक उठा सकती थी। भले ही ये सुनने में ज्यादा इंप्रेसिव ना लगे, लेकिन असल में ये बेहद शॉकिंग अचीवमेंट थी। इंसानों के लिए हवा में उड़ना हमेशा से सपना रहा है। यू रुओक्सु अभी सचमुच उड़ नहीं सकती थी, लेकिन कम से कम उसने उस दिशा में पहला कदम रख लिया था। पिछले जन्म की मेमोरीज और ग्लेज्ड ब्रीदिंग टेक्निक की मदद से उसकी ग्रोथ स्पीड सामान्य लोगों से कई गुना तेज थी। अगर किसी बड़े सर्वाइवर बेस को पता चल जाता कि एक बेबी खुद को हवा में तैराने लगी है तो शायद उसे रिक्रूट करने के लिए लोग लड़ पड़ते। आखिर इतनी कम उम्र में ऐसा टैलेंट लगभग मिरेकल ही माना जाता। दूसरी तरफ मैं 6ठी मंजिल पर अपनी कॉम्बैट ट्रेनिंग खत्म कर चुका था। कॉर्प्स पपेट्स मरे हुए ज़ॉम्बीज की बॉडीज हटाने में लगे थे ताकि ट्रेनिंग एरिया साफ रहे। मैं ऊपर जाकर कीकी को दूध पिलाने ही वाला था कि अचानक रिसोर्स गैदरिंग वाले पपेट की तरफ से नई इन्फॉर्मेशन मिली। शेयर्ड विजन एक्टिवेट करते ही मुझे एक दिलचस्प सीन दिखाई दिया। ज्यादा दूर नहीं, एक इवॉल्व्ड एजाइल ज़ॉम्बी किसी इंसानी सर्वाइवर का पीछा कर रहा था। वो सर्वाइवर काफी कमजोर और भूखा लग रहा था। शायद उसके फूड सप्लाईज खत्म हो चुके थे और मजबूरी में उसे बाहर निकलना पड़ा था। लेकिन किस्मत खराब थी। बाहर निकलते ही उसका सामना उस इवॉल्व्ड ज़ॉम्बी से हो गया जिसे मैं कई दिनों से ढूंढ रहा था। एजाइल ज़ॉम्बी की स्पीड पहले से भी ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। उसने अपने शार्प क्लॉज को कार के दरवाजे में घुसाकर ऐसा टर्न लिया जैसे किसी एक्शन मूवी का स्टंट कर रहा हो। बेचारा सर्वाइवर भागने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन दोनों की स्पीड में बहुत फर्क था। कुछ ही पलों में एजाइल ज़ॉम्बी ने उसे पकड़ लिया और बेरहमी से खत्म कर दिया। शेयर्ड विजन के जरिए ये सब देखते हुए मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई, मौका। क्रिस्टल कोर निगलने के बाद से मेरे अंदर ताकत बढ़ाने की इच्छा और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। मैं जानता था कि अगर इस एजाइल ज़ॉम्बी को खत्म कर पाया तो मुझे एक और क्रिस्टल कोर मिल सकता है। मैंने तुरंत एक पपेट को उसकी निगरानी पर लगा दिया और बाकी 4 पपेट्स को बुला लिया। सभी के हाथों में फायर एक्सेस थीं। कुछ ही देर में 5 कॉप्स पपेट्स मौके पर पहुंच गए, लेकिन मैंने उन्हें सीधे अटैक करने का आदेश नहीं दिया। एजाइल ज़ॉम्बी की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्पीड थी। अगर मैंने जल्दबाजी की तो पूरा स्क्वाड खत्म हो सकता था। इसलिए मैंने सभी पपेट्स को ऑर्डिनरी ज़ॉम्बीज की तरह एक्ट करने को कहा। वे धीरे धीरे अलग अलग दिशाओं से आगे बढ़ने लगे और बिना शक पैदा किए एक लूज सेमी सर्कल बनाकर टारगेट को घेरने लगे। उस समय एजाइल ज़ॉम्बी इंसानी लाश पर दावत उड़ाने में व्यस्त था। उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि उसके आसपास जाल बिछ चुका है। जब दोनों पक्षों के बीच की दूरी लगभग 10 मीटर रह गई तभी मैंने हमला शुरू कर दिया। अगले ही पल 5 पपेट्स एक साथ पूरी ताकत से उसकी तरफ झपट पड़े। एजाइल ज़ॉम्बी की रिएक्शन स्पीड वाकई कमाल की थी। उसने बिजली की तरह मूवमेंट करके ज्यादातर अटैक्स अवॉइड कर लिए, लेकिन मेरी हाफ एनसर्कलमेंट स्ट्रैटेजी आखिर काम आ गई। चाहे वो कितना भी तेज हो, हर दिशा में एक साथ नहीं भाग सकता था। कुछ ही सेकंड में उसकी दाहिनी बांह और पीठ पर एक्स के गहरे घाव पड़ चुके थे। राइट आर्म और बैक पर एक्स के गहरे घाव पड़ गए। हालांकि जीत इतनी आसान नहीं थी। एक पपेट का एक्स एजाइल ज़ॉम्बी की पसलियों के बीच फंस गया। मौका मिलते ही एजाइल ज़ॉम्बी ने गुस्से में उसका सिर पकड़कर चकनाचूर कर दिया, लेकिन मैं भी पीछे हटने वाला नहीं था। मैंने तुरंत 2 पपेट्स को सामने से हमला करने का आदेश दिया ताकि उसका ध्यान बटे, जबकि बाकी 2 साइड से अटैक करने लगे। एजाइल ज़ॉम्बी ने सामने वाले दोनों पपेट्स को जोरदार झटके से दूर फेंक दिया, लेकिन इसी दौरान एक एक्स उसकी कमर के आर पार निकल गई और मांस का बड़ा हिस्सा कटकर नीचे गिर पड़ा। बुरी तरह घायल होने के बाद भी वो मॉन्स्टर रुकने वाला नहीं था। उसने अपनी पूरी स्पीड निकाल दी और एक और पपेट का सिर उड़ा दिया, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। बाकी 3 पपेट्स लगातार उस पर टूट पड़े। आखिरकार वो हर दिशा से आती एक्सेस को नहीं रोक पाया। कुछ ही देर में एजाइल ज़ॉम्बी जमीन पर गिर पड़ा और हमेशा के लिए शांत हो गया। फाइट खत्म होते ही मैंने बाकी पपेट्स को क्रिस्टल कोर निकालने का आदेश दिया। कोर मिलते ही सभी तुरंत कॉलोनी की तरफ लौट गए। वापस पहुंचकर मैंने पपेट्स को बिल्डिंग की सिक्योरिटी पर लगा दिया और खुद क्रिस्टल कोर लेकर 6ठी मंजिल पर चला गया। कोर को ध्यान से देखने पर पता चला कि ये पहले वाले जैसा ही था, सफेद क्रिस्टल जिसके अंदर हल्की लाल चमक थी। इससे मुझे अंदाजा हो गया कि एजाइल ज़ॉम्बी भी पहले किसी और इवॉल्व ज़ॉम्बी का क्रिस्टल कोर खा चुका था। मैंने बिना देर किए उसे निगल लिया।
अगले ही पल ऊर्जा की एक जबरदस्त लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे शरीर का हर हिस्सा फिर से अपग्रेड हो रहा हो। एवोल्यूशन खत्म होने के बाद मेरी स्ट्रेंथ पहले से काफी बढ़ चुकी थी। अब मैं एक साथ 10 ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता था। इतना ही नहीं, कंट्रोल रेंज भी बढ़कर पूरे 3 किलोमीटर तक पहुंच गई थी। नई ताकत मिलने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगा। मैंने ज़ॉम्बी क्राउड में से 10 मजबूत और हेल्थी ज़ॉम्बीज चुने, उनके हाथों में फायर एक्सिस थमाई और अपनी पहली असली ज़ॉम्बी स्क्वाड तैयार कर ली। जब वो पूरी टीम मेरे सामने खड़ी थी तो सच कहूं, मुझे खुद पर थोड़ा ज्यादा ही भरोसा होने लगा था। दिमाग में तरह तरह के सपने आने लगे। मैंने कल्पना करनी शुरू कर दी कि एक दिन मेरे पास हजारों ज़ॉम्बीज की सेना होगी। मैं अपनी मेंटल पावर से उन्हें कमांड दूंगा और पूरी दुनिया में अपना एम्पायर खड़ा कर दूंगा। प्योर सामन बिल्ड, फुल ज़ॉम्बी आर्मी स्ट्रैटेजी। लेकिन एक्साइटमेंट के बीच में एक बात नहीं भूला था। बिल्डिंग नंबर 1 में मौजूद वो ब्लड रेड मॉन्स्टर अभी भी जिंदा था। एजाइल ज़ॉम्बी से लड़ने के बाद मुझे उसकी असली खतरनाकी और ज्यादा समझ आने लगी थी। तुलना करने पर वो क्रीचर कई गुना ज्यादा डरावना लग रहा था। भले ही अब मेरे पास 10 कॉर्प्स पपेट्स थे, लेकिन उस मॉन्स्टर के बारे में जानकारी बहुत कम थी, और अपोकलिप्स में जानकारी की कमी अक्सर मौत की वजह बनती है। इसलिए फिलहाल मैं ये यकीन नहीं कर सकता था कि मेरी पूरी ज़ॉम्बी स्क्वाड भी उस ब्लड रेड नाइटमेयर को हरा पाएगी। मैंने तय किया कि अभी जल्दबाजी नहीं करूंगा। कुछ दिन बाद कॉर्प्स पपेट्स भेजकर उस ब्लड रेड मॉन्स्टर की असली ताकत का अंदाजा लगाऊंगा। आखिर वो क्रीचर किसी टाइम बम से कम नहीं था। जब तक उसकी कैपेबिलिटी पता न चल जाए, चैन से रहना मुश्किल था। अगले 3 दिनों में मैंने छठी मंजिल को पूरी तरह ट्रेनिंग रूम में बदल दिया। रोज ज़ॉम्बीज के साथ स्पारिंग करते करते मुझे साफ महसूस होने लगा कि एवोल्यूशन के बाद मेरी फिजिकल एबिलिटीज हर दिशा में बढ़ चुकी हैं। स्ट्रेंथ, स्पीड, रिएक्शन, बैलेंस सब पहले से बेहतर थे। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैं अक्सर खुद को देखकर संतुष्ट हो जाता। अब जाकर लगता था कि मेरी ये बॉडी सच में अपोकलिप्स सर्वाइवर जैसी बन रही है। प्रैक्टिस खत्म होने पर मैं कॉर्प्स पपेट से बैटलफील्ड साफ करवाता, फिर शरीर पर लगे खून के निशान धोकर 7वीं मंजिल पर लौट आता। वहां हमेशा की तरह कीकी मेरा इंतजार कर रही होती। जब मैंने उसे दूध पिलाया और उसके चेहरे पर वो मासूम मुस्कान देखी, तो अनजाने में मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वैसे एक बात जरूर थी, छोटी मैडम की एपेटाइट दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। दूध खत्म होने के बाद मैंने कुछ खिलौने निकाले और उसे एंटरटेन करने लगा। उधर यू रोक्शु अंदर ही अंदर काफी ऑकवर्ड महसूस कर रही थी। बाहर से वो एक क्यूट बेबी थी, लेकिन अंदर से तो वो एक रीबॉर्न एम्प्रेस थी जिसने पिछले जन्म में न जाने कितने युद्ध लड़े थे। अब वही महान एम्प्रेस अपने ज़ॉम्बी पापा को बच्चों की तरह खिलौने हिलाकर उसे हंसाने की कोशिश करते देख रही थी। उसके लिए ये सिचुएशन थोड़ी फनी भी थी और थोड़ी एम्बैरेसिंग भी, लेकिन वो समझती थी कि ये सब मेरे प्यार की वजह से है, इसलिए उसने कोऑपरेशन करते हुए हल्की मुस्कान दे दी। समस्या ये हुई कि उसकी मुस्कान देखते ही मेरा उत्साह दोगुना हो गया। मैं और ज्यादा मेहनत से उसे हंसाने लगा। यूं रोक्सू की आंख तक फड़क गई। आखिर में उसने मन ही मन सोचा, चलो इसे टेलीकिनेसिस कॉन्सेंट्रेशन ट्रेनिंग ही समझ लेते हैं। कीकी के साथ समय बिताने के बाद मेरा ध्यान फिर उसी ब्लड रेड मॉन्स्टर की तरफ गया। आखिरकार मैंने उसकी ताकत टेस्ट करने का फैसला कर लिया। इस बार मैंने ऑर्डिनरी ज़ॉम्बीज में से 10 सबसे मजबूत और हट्टे-कट्टे ज़ॉम्बीज चुने। सभी को फायर एक्सेस दी गईं। उन्हें देखकर स्क्वाड काफी इंटिमिडेटिंग लग रही थी, लेकिन मुझे लगा अभी भी कुछ कमी है। तभी मुझे सड़क के मोड़ पर मौजूद एक मोटरसाइकिल शॉप याद आई। वहां ढेर सारे हेलमेट्स पड़े थे। मैं तुरंत पपेट्स को लेकर वहां पहुंचा और दुकान का शटर तुड़वा दिया। कुछ ही देर में मेरी पूरी ज़ॉम्बी स्क्वाड फुल फेस मोटरसाइकिल हेलमेट्स पहन चुकी थी। आखिर ज़ॉम्बीज की सबसे बड़ी कमजोरी उनका सिर ही तो था। शरीर चाहे जितना कट जाए, जब तक सिर सलामत है वे लड़ सकते हैं। हेलमेट लगने के बाद कम से कम कोई आसानी से उनका दिमाग नहीं फोड़ पाएगा। सारी तैयारी पूरी होने के बाद मैंने अपनी अपग्रेडेड ज़ॉम्बी स्क्वाड को बिल्डिंग नंबर 1 की तरफ रवाना कर दिया। चूंकि मेरी कंट्रोल रेंज अब 3 किलोमीटर तक पहुंच चुकी थी और क्लोज कॉम्बैट में मेरी असली बॉडी अभी भी कमजोर थी, इसलिए मैंने खुद जाने के बजाय बिल्डिंग नंबर 5 से रिमोट कमांड देने का फैसला किया। सेफ्टी फर्स्ट, हीरो बनकर मरना नहीं है। स्क्वाड एक एक मंजिल सर्च करती हुई आगे बढ़ने लगी। हर कमरे, हर कॉरिडोर और हर कोने को ध्यान से चेक किया जा रहा था। खासकर सीलिंग पर ज्यादा नजर रखी जा रही थी। आखिर वो ब्लड रेड मॉन्स्टर दीवारों और छतों पर दौड़ सकता था। कोई भी गलती पूरी स्क्वाड की मौत बन सकती थी। जल्द ही पहली 4 मंजिलें सर्च हो गईं, लेकिन कहीं भी उस मॉन्स्टर का कोई निशान नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। लेकिन पपेट्स को क्या पता था कि उनका टारगेट उनसे सिर्फ कुछ मीटर दूर था। 5वीं मंजिल के एक अंधे ब्लाइंड स्पॉट में वो क्रीचर बिल्कुल मकड़ी की तरह चिपका हुआ था और सही मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही स्क्वाड ऊपर चढ़ने लगी, ब्लड रेड मॉन्स्टर ने अचानक हमला कर दिया। बिजली जैसी स्पीड से वो झपटा और दरवाजे के सबसे पास खड़े पपेट को उड़ा दिया। उसका शरीर दूर जाकर दीवार से टकराया।
सौभाग्य से हेलमेट ने उसकी जान बचा ली, नहीं तो पहला ही वार लीथल साबित हो सकता था। अटैक होते ही मैंने तुरंत काउंटर अटैक का आदेश दिया। बाकी सभी पपेट्स एक्सिस लहराते हुए मॉन्स्टर पर टूट पड़े। अगर इस समय यूं रुओक्शु वहां मौजूद होती तो शायद वो एक नज़र में इस क्रीचर की पहचान कर लेती, क्योंकि उसके पिछले जन्म की मेमोरीज में ये मॉन्स्टर बेहद फेमस था। यह कोई साधारण इवॉल्व्ड ज़ॉम्बी नहीं था, ये था लिकर ज़ॉम्बी। अपोकलिप्स के शुरुआती दौर में इसी प्रकार के लिकर्स ने काउंटलेस सर्वाइवर्स को मौत के घाट उतारा था। उनकी स्पीड, एजिलिटी और एम्बुश एबिलिटी इतनी खतरनाक थी कि कई सर्वाइवर टीम्स इन्हें देखकर रास्ता बदल देती थीं। लिकर ज़ॉम्बी पूरी तरह गुस्से में आ चुका था। उसके दोनों क्लॉज इतनी तेजी से चल रहे थे कि कई कॉप्स पपेट्स हवा में उछल गए। लेकिन इस बार मेरे पपेट्स ऑर्डिनरी ज़ॉम्बीज नहीं थे। वे दर्द या चोट की परवाह किए बिना लड़ रहे थे। मैंने तुरंत कुछ पपेट्स को आदेश दिया कि वे उसकी बाहों से चिपक जाएं। अगले ही पल दो ज़ॉम्बीज ने उसकी क्लॉज को दोनों तरफ से जकड़ लिया। लिकर पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी दौरान बाकी पपेट्स ने फायर एक्सेस उठाकर उसके सिर पर लगातार वार शुरू कर दिए। कुछ ही सेकंड में वो ज़ॉम्बी स्क्वाड के घेरे में फंस चुका था। हालांकि लिकर की स्पीड सचमुच डरावनी थी। उसने एक जोरदार छलांग लगाई और घेराबंदी से बाहर निकल गया, लेकिन तब तक कई एक्स अटैक्स उसके शरीर पर पड़ चुके थे। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सभी पपेट्स को अलग अलग जगह मारने के बजाय एक ही स्पॉट पर अटैक करने का आदेश दिया। एक के बाद एक एक्स उसी जगह गिरने लगी। आखिरकार लगातार अटैक्स का असर हुआ। 3 पपेट्स ने मिलकर लिकर की एक पूरी बांह काटकर अलग कर दी। कटी हुई आम नीचे गिरते ही खून चारों तरफ बिखर गया। लेकिन इससे लड़ाई खत्म नहीं हुई। बुरी तरह घायल होने के बाद भी लिकर तुरंत सीलिंग पर चढ़ गया। मैंने पपेट्स को एक्सेस फेंककर अटैक करने का आदेश दिया। प्रॉब्लम ये थी कि मेली कॉम्बैट में तो मैं काफी अच्छा हो चुका था, लेकिन रेंज्ड अटैक्स में पपेट्स की एक्यूरेसी और पावर दोनों ही बहुत खराब थीं। ऊपर से लिकर की स्पीड किसी नाइटमेयर जैसी थी। ज्यादातर एक्सेस हवा में ही निकल गईं। अगले ही पल लिकर ने खिड़की तोड़ी और सीधे बिल्डिंग की आउटर वॉल पर कूद गया। फिर वो दीवार पर ऐसे दौड़ा जैसे ग्रेविटी उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। कुछ ही सेकंड में वो मेरी नजरों से गायब हो गया। मैं अंदर ही अंदर गाली देने लगा। इतनी तैयारी के बावजूद वो मॉन्स्टर भाग निकला था। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो मेरी ताकत का अंदाजा लगा चुका था। अगर वो रिवेंज लेने का फैसला कर ले तो मामला बहुत खराब हो सकता था। उसकी मोबिलिटी इतनी खतरनाक थी कि वो किसी भी बिल्डिंग की दीवार पर चढ़ सकता था। तभी मेरे दिमाग में एक और डरावना ख्याल आया। अगर किसी दिन वो चुपके से बिल्डिंग नंबर 5 तक पहुंच गया तो, और अगर उसने कीकी को ढूंढ लिया तो वो सीधे बाहर की दीवार चढ़कर 7वीं मंजिल तक पहुंच सकता था। उस हालत में उसे रोकना बेहद मुश्किल होता। ये सोचकर मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने तुरंत खुद को शांत किया और डिफेंस प्लान बनाना शुरू कर दिया। उसी दिन 3 सबसे मजबूत कॉप्स पपेट्स को फुल इक्विपमेंट के साथ बिल्डिंग नंबर 5 की पेट्रोल ड्यूटी पर लगा दिया। वे दिन रात बिल्डिंग के आसपास घूमते रहते। अगर लिकर चुपके से भी आसपास आता तो मुझे तुरंत पता चल जाता। बाकी पपेट्स को मैंने नए इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज की तलाश में भेज दिया। पहले 2 क्रिस्टल कोर्स खाने के बाद मैं खुद को काफी पावरफुल समझने लगा था, लेकिन लिकर से लड़ाई ने मेरा घमंड पूरी तरह तोड़ दिया। अब समझ आ गया था कि अपोकलिप्स की फूड चेन में मैं अभी भी सिर्फ एक छोटा खिलाड़ी हूं। दूसरी तरफ 7वीं मंजिल पर यूं रुओक्शु अपनी दुनिया में व्यस्त थी। वो टेलीकिनेसिस की प्रैक्टिस करते हुए 2 स्टफ डॉल्स को हवा में उड़ाने में लगी हुई थी। सच कहें तो एक एम्प्रेस होने के नाते उसे डॉल्स जैसी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो जानती थी कि ये डॉल्स उसके ज़ॉम्बी पापा ने बड़े प्यार से लाकर दिए थे। ऊपर से उसने डिस्कवर किया कि इनसे टेलीकिनेसिस कंट्रोल की प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है, इसलिए अब वही डॉल्स उसके अनऑफिशियल ट्रेनिंग पार्टनर्स बन चुके थे। तभी उसे महसूस हुआ कि मैं वापस आ गया हूं। अगले ही पल उसने दोनों डॉल्स को जल्दी से अपनी बाहों में दबा लिया, जैसे कोई बच्चा चोरी करते पकड़ा जाने वाला हो। उधर मैं कमरे में दाखिल हुआ और उसे खिलौनों के साथ खेलते देखा। पता नहीं क्यों, लेकिन पूरे दिन की थकान उसी पल गायब हो गई। अपोकलिप्स, ज़ॉम्बीज, म्यूटेशंस, क्रिस्टल कोर्स, इन सब के बीच कीकी जैसे इस दुनिया की आखिरी नॉर्मल चीज थी। उसे देखकर हमेशा लगता था कि शायद ये दुनिया अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। मैं मन ही मन सोचने लगा, छोटी मैडम, ये दुनिया बहुत अंधेरी हो चुकी है। उम्मीद है जब तुम बड़ी होगी तब भी तुम्हारी ये मुस्कान बनी रहेगी। उम्मीद है तुम इस दुनिया से नफरत नहीं करोगी, और उम्मीद है कि हम दोनों इस अपोकलिप्स में जिंदा रह पाएंगे। लेकिन भावुक होने का समय ज्यादा देर नहीं चला। मेरी नजर अचानक कमरे की खिड़की पर पड़ी और मैं तुरंत सीरियस हो गया। लिकर की याद आते ही खतरे की घंटी फिर बज उठी। मैं बिना कुछ बोले नीचे गया, कुछ लकड़ी के तख्ते और कीलें उठाईं और वापस आकर खिड़की को पूरी तरह बंद करने लगा। यूं रुओक्शु हैरानी से अपने ज़ॉम्बी पापा को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये इमरजेंसी रेनोवेशन प्रोजेक्ट क्यों शुरू हो गया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके ज़ॉम्बी पापा के दिमाग में इस समय सिर्फ एक ही बात घूम रही थी।
दुनिया चाहे कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो जाए, कीकी तक कोई मॉन्स्टर नहीं पहुंचना चाहिए। यूं रुओक्शु हैरानी से अपने ज़ॉम्बी पापा को देख रही थी। पिछले कुछ दिनों से मैं उसे लगभग बाहर ही नहीं जाने दे रहा था और अब तो खिड़कियां भी लकड़ी के तख्तों से बंद कर रहा था। उसने काफी देर तक सोचा और आखिर एक निष्कर्ष पर पहुंची। शायद उसके ज़ॉम्बी पापा ने किसी इवॉल्व्ड ज़ॉम्बी की असली ताकत देख ली थी और अब बाहर की खतरनाक दुनिया से बचना चाहता था। जितना उसने सोचा उतना ही उसे यही वजह सबसे लॉजिकल लगी। उसके मन में हल्की सी हंसी भी आई। लगता है मेरा ज़ॉम्बी पापा थोड़ा डरपोक निकला, लेकिन उसने एक संभावना बिल्कुल नहीं सोची कि मैं ये सब अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा के लिए कर रहा था। ब्लड मून के बाद सिर्फ ज़ॉम्बीज ही इवॉल्व नहीं हुए थे, इंसानों में भी बड़ी संख्या में इवॉल्वर्स पैदा होने लगे थे। शुरुआत में जो सर्वाइवर्स ऑर्डिनरी ज़ॉम्बीज को देखकर भागते थे, अब उनमें से कई लोग अकेले ही लो लेवल ज़ॉम्बीज का शिकार करने लगे थे। उधर मैं अभी भी हथौड़ा और कीलों के साथ खिड़की पर काम कर रहा था। काफी मेहनत के बाद आखिरकार डिफेंस कंप्लीट हो गया। हालांकि मैंने खिड़की पूरी तरह बंद नहीं की, कुछ छोटे ओपनिंग्स जानबूझकर छोड़े ताकि रोशनी और ताज़ी हवा आती रहे। इससे एक तरफ सुरक्षा बनी रहती, दूसरी तरफ कीकी को ऐसा महसूस नहीं होता कि वो किसी अंधेरी जेल में रह रही है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर वो ब्लड रेड मॉन्स्टर कभी हमला करता तो मुझे रिएक्शन देने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सेकंड्स मिल जाते। अगले 3 दिनों तक लिकर कहीं दिखाई नहीं दिया, लेकिन मैंने अपनी विजिलेंस जरा भी कम नहीं की। बिल्डिंग नंबर 5 के आसपास कॉप्स पपेट्स लगातार पेट्रोल करते रहे। अपोकलिप्स में ज्यादा आराम करना अक्सर आखिरी गलती साबित होता है। तभी एक दिन अचानक मेरे दिमाग में एक फेमिलियर मेंटल सिग्नल आया। एक कॉप्स पपेट जो 2 गलियां दूर एक छोटी ग्रोसरी शॉप में सप्लाईज ढूंढ रहा था, अचानक इंसानी सर्वाइवर्स के संपर्क में आ गया था। शुरुआत में उन सर्वाइवर्स ने उसे ऑर्डिनरी ज़ॉम्बी समझा, लेकिन जब पपेट ने उनकी तरफ मुड़कर देखा और कुछ अजीब हरकतें की तो वे तुरंत सतर्क हो गए। उनमें एक लंबा चौड़ा आदमी था जिसका नाम तीजू था। उसके हाथ में एक मोटी लोहे की रॉड थी। बिना ज्यादा सोचे वो सीधे मेरे पपेट की तरफ दौड़ पड़ा। मैंने तुरंत पपेट को फायर एक्स से जवाबी हमला करने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही दोनों टकराए मैं अंदर तक चौंक गया। मेरे पपेट्स आम ज़ॉम्बीज नहीं थे। मैंने जानबूझकर सबसे मजबूत बॉडीज चुनी थीं। ऊपर से ज़ॉम्बीज की ताकत इंसानों से ज्यादा होती है। फिर भी तीजू का पहला वार इतना भारी था कि इम्पैक्ट से पपेट का हाथ सुन्न पड़ गया। लोहे की रॉड से आई ताकत किसी छोटे हथौड़े जैसी नहीं बल्कि चलते ट्रक जैसी महसूस हुई। अगले ही पल उसने पपेट के हाथ से एक्स उड़ा दी, फिर बिना रुके दूसरा वार किया और सीधे उसके सिर को चकनाचूर कर दिया। मेरा पपेट वहीं ढेर हो गया। तीजू लाश के पास खड़ा होकर कुछ पल सोचता रहा। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। ये दुनिया सच में पागल हो गई है। अब तो ज़ॉम्बीज भी हथियार इस्तेमाल करने लगे हैं। कहीं ये कोई नया इवॉल्व टाइप तो नहीं? उसने थोड़ी देर सोचा, लेकिन फिर कंधे उचकाकर बात छोड़ दी। आखिर सप्लाईज ज्यादा जरूरी थीं। उसने अपने साथियों को आवाज लगाई और जल्दी से सामान उठाने को कहा। सभी सर्वाइवर्स तुरंत दुकान लूटने में लग गए। उन्हें डर था कि ज्यादा देर रुकने पर इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज आकर्षित हो सकते हैं। तीजू की ताकत देखकर उसके साथी भी काफी इम्प्रेस्ड थे। एक आदमी बोला, अच्छा हुआ तीजू भाई हमारे साथ हैं, नहीं तो इतना सारा फूड कभी नहीं मिलता। दूसरा तुरंत बोला, सही कहा। इवॉल्व्ड ज़ॉम्बी हो या ऑर्डिनरी ज़ॉम्बी, तीजू भाई के सामने सब एक डंडे की बात है। बाकी लोग भी हंसते हुए उसकी तारीफ करने लगे। अपोकलिप्स में मजबूत लोगों के साथ रहना सर्वाइवल की सबसे बड़ी गारंटी होती है, इसलिए सभी लोग उसे खुश रखने की कोशिश कर रहे थे। तीजू भी उनकी बातें सुनकर काफी खुश हो गया। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि ये प्रेज उसे बेहद पसंद आ रही है। दुनिया खत्म होने के 1 महीने बाद भी इंसानों को जिंदा देखकर मुझे काफी हैरानी हुई, खासकर उस टाइजू को देखकर जिसने ज़ॉम्बी पपेट का मुकाबला किया था। मुझे लगा कि वो शायद एक इवॉल्व्ड इंसान है, क्योंकि नॉर्मल इंसान में इतनी ताकत होना नामुमकिन था। इंसानों के दिमाग और उनकी चालाकी को देखते हुए मुझे डर था कि कहीं वे हमारे राशन के चक्कर में मेरे और छोटी चीची के लिए खतरा न बन जाए। इसलिए मैंने उस इलाके में अपने ज़ॉम्बी पपेट्स को भेजना बंद कर दिया। इस घटना के बाद कुछ दिन और बीत गए। मैंने अब सामान इकट्ठा करना बंद कर दिया था क्योंकि मेरे ज़ॉम्बी पपेट्स की स्पीड बहुत ज्यादा थी। बिल्डिंग नंबर 5 के सारे कमरे राशन और सामान से पूरी तरह भर चुके थे। इसी बीच यून रुओक्शु लगातार अपनी टेलीकिनेसिस पावर का इस्तेमाल करके बिस्तर पर रेंगने की प्रैक्टिस कर रही थी। धीरे धीरे अपनी बॉडी पर कंट्रोल बेहतर होने की वजह से उसकी स्पीड बढ़ने लगी और आखिरकार टेलीकिनेसिस की मदद से उसने सीधे खड़े होकर चलना सीख लिया। तभी मैंने कमरे का दरवाजा खोला और बिस्तर पर यह नज़ारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये छोटी सी बच्ची अभी सिर्फ कुछ ही महीनों की है और सीधे चलना सीख गई। पहले तो मैं हैरान हुआ, फिर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हालांकि मैं उसे इस खतरनाक दुनिया के हिसाब से तैयार करना चाहता था, पर इतनी जल्दी वो चलना सीख जाएगी ये मैंने नहीं सोचा था। मैं उसे लिविंग रूम में ले आया ताकि वो नॉर्मल जमीन पर आसानी से प्रैक्टिस कर सके। टेलीकिनेसिस की वजह से उसने खुद को संभाल तो लिया, लेकिन कमजोर शरीर के कारण बैलेंस बनाने में उसकी काफी एनर्जी खर्च हो रही थी।
थोड़ी देर बाद जब वो थक गई तो मैंने उसे सोफे पर आराम करने के लिए बिठा दिया। इसके बाद मैं अपनी स्टील की तलवार लेकर बालकनी में तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने लगा। ज़ॉम्बी क्रिस्टल निगलने के बाद मेरी बॉडी पूरी तरह इवॉल्व हो चुकी थी। जब मैंने तलवार को हवा में लहराया तो एक तेज सनसनाहट की आवाज गूंज उठी। मेरी ये प्रैक्टिस बस पिछले जन्म की यादों पर बेस्ड कुछ सिंपल मूव्स थे, पर मेरा मानना था कि अगर खुद में ताकत हो तो इंसान एक ईंट से भी सामने वाले का डिफेंस तोड़ सकता है। यून रुओक्स्यू मुझे देखकर दंग थी कि मैं अपनी ताकत बढ़ा रहा हूं। उसे लगता था कि मैं एक नॉर्मल ज़ॉम्बी हूं जिसके पास इंसानी दिमाग है और जो हथियार चला सकता है, इसीलिए मैं बाकी लो लेवल ज़ॉम्बियों से आगे हूं। पिछले जन्म में इंसानों की महारानी होने के नाते उसे फाइटिंग और मार्शल आर्ट्स का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। उसे मेरी तलवारबाजी बिल्कुल बकवास लगी। उसके मुताबिक अगर मेरा सामना किसी थोड़े भी मजबूत इन्वॉल्व्ड इंसान से हो गया तो वो मुझे 1 सेकंड में ढेर कर देगा। लेकिन जब मैंने उसे अपनी तरफ देखते हुए पाया तो मुझे लगा कि वो मेरी तलवारबाजी से इंप्रेस हो गई है और मैं और ज्यादा जोश में तलवार घुमाने लगा। अगले कुछ दिनों तक मैंने छीछी को 6वीं मंजिल के लिविंग रूम में घूमने की आज़ादी दे दी, क्योंकि वो जगह काफी खुली और हवादार थी। मैं बालकनी में अपनी ट्रेनिंग करता और यून रुओक्स्यू लिविंग रूम में चलने के साथ साथ अपनी दिमागी ताकत को मजबूत करती। वो हर दिन पहले से ज्यादा संभलकर चलने लगी थी। वो वाकई एक सुपर चाइल्ड थी, लेकिन उसके अंदर का डर लगातार बढ़ रहा था। ब्लड मून के बाद से ज़ॉम्बी और मॉन्स्टर्स बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहे थे। मेरे जैसे नॉर्मल ज़ॉम्बी के लिए आगे टिकना मुश्किल था, इसलिए उसे भी जल्द से जल्द मजबूत बनना था ताकि वो मुझ पर बोझ न बने। तभी बाहर से एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी। मैंने तुरंत अपने ज़ॉम्बी पपेट के विजन पर स्विच किया। बाहर 2 इवॉल्व्ड ज़ॉम्बी आपस में बुरी तरह लड़ रहे थे। एक 2.5 मीटर का भारी भरकम टैंक ज़ॉम्बी था जिसके घूंसे जमीन को फाड़ रहे थे, और दूसरा एक बेहद फुर्तीला लिक्वर ज़ॉम्बी था जिसके नाखून तलवारों जैसे थे। दोनों के बीच कांटे की टक्कर थी। मेरे लिए ये सबसे अच्छा मौका था। जब दोनों लड़कर अधमरे हो गए और लिक्वर ज़ॉम्बी ने टैंक ज़ॉम्बी का हाथ उखाड़कर उसे मार डाला तो वो खुद भी बुरी तरह जख्मी हो चुका था। जैसे ही वो उसका क्रिस्टल निकालने लगा, मेरे 10 हथियारों से लैस ज़ॉम्बी पपेट्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वो खुली जगह में अपनी फुर्ती का फायदा नहीं उठा पाया और मेरे पपेट्स ने कुल्हाड़ियों से वार करके उसे वहीं ढेर कर दिया। मुझे दोनों इवॉल्व्ड ज़ॉम्बियों के लाल रंग के क्रिस्टल मिल गए जो यह बता रहे थे कि वे पहले ही कई ज़ॉम्बियों को खा चुके थे। तीसरी मंजिल पर आकर मैंने तुरंत दोनों क्रिस्टल निगल लिए। इस बार इतनी तेज दिमागी एनर्जी मेरे दिमाग में ब्लास्ट हुई कि मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। ऊपर 7वीं मंजिल पर यून रुओक्स्यू काफी देर तक कोई हलचल न होने के कारण सोफे पर तड़प रही थी। उसे लगा कि उसके ज़ॉम्बी पापा बाहर मारे गए। वो बेहद उदास थी, लेकिन तभी दरवाजे का लॉक खुला। उसने देखा कि मैं सही सलामत वापस आ गया हूं। वो खुशी से सोफे से कूदी और लड़खड़ाते हुए मेरी तरफ दौड़ पड़ी। पापा! उसके मुंह से ये शब्द सुनकर मेरे होश उड़ गए। 2 जन्मों में मैंने कभी कोई गर्लफ्रेंड तक नहीं बनाई थी और आज कोई मुझे पापा बुला रहा था। ये फीलिंग इतनी जादुई थी कि मैं सुध बुध खो बैठा। खुद यून रुओक्स्यू भी हैरान थी क्योंकि एक्साइटमेंट में उसके दिल की बात जुबान पर आ गई थी, पर उसने खुद को संभाला क्योंकि पिछले जन्म की आत्मा होने के कारण बोलना उसके लिए बड़ी बात नहीं थी। बस इस नए शरीर से उसने अब तक प्रैक्टिस नहीं की थी। मैंने ज्यादा नहीं सोचा। मुझे लगा कि मेरी बेटी सच में कोई गॉड गिफ्टेड बच्ची है। इस नए इवोल्यूशन के बाद मेरे ज़ॉम्बी पपेट्स को कंट्रोल करने की लिमिट बढ़कर 30 हो गई थी और मेरी रेंज 8 किलोमीटर तक फैल चुकी थी। अब छीछी ने दूध पीना पूरी तरह छोड़ दिया था। उसने अपने छोटे छोटे दांत दिखाकर साफ कह दिया कि उसे अब दूध नहीं चाहिए। मुझे थोड़ा अजीब लगा, इसलिए मैंने तुरंत उसके लिए चावल का दलिया बनाया। उसने खुद चम्मच हाथ में ली और मुझे अनाड़ी समझकर खुद ही खाना शुरू कर दिया। अपनी ताकत बढ़ने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्या मैं इवॉल्व्ड ज़ॉम्बियों को भी अपना पपेट बना सकता हूं। जल्द ही मौका भी मिल गया। मेरे एक पपेट ने दूर एक अकेले घूम रहे टैंक ज़ॉम्बी को ढूंढा। मैंने अपनी दिमागी ताकत से उसके रेजिस्टेंस को तोड़ा और उसे अपना गुलाम बना लिया। मैंने उसका नाम दा फेंग रखा और उसे 100 किलो के 2 लोहे के हथौड़े थमा दिए। वो अब हमारी सोसाइटी का गेटकीपर बन चुका था। इसके बाद मैंने एक बेहद तेज दौड़ने वाले ज़ॉम्बी को भी पकड़ा जिसका नाम मैंने फ्लैश रखा। वो 2 तलवारें चलाता था। अब मेरा ये छोटा सा डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत हो चुका था। एक दिन द फेंग को सामान ढूंढते समय एक 2 मीटर लंबा म्यूटेंट कुत्ता मिला। द फेंग ने अपने हथौड़े से उसका सिर कुचल दिया और वहां से हमें एक सफेद क्रिस्टल मिला। इससे साफ था कि म्यूटेंट जानवरों के पास भी क्रिस्टल होते हैं। इस क्रिस्टल को खाने के बाद मेरी ताकत और बढ़ गई। जब मैं बाहर था तब यून रुओक्स्यू चुपके से नीचे की मंजिलों को चेक करने गई। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। पूरी बिल्डिंग राशन, पानी और बच्चों के सामान से खचाखच भरी हुई थी। उसे यकीन हो गया कि एक नॉर्मल ज़ॉम्बी इतना सामान नहीं ला सकता। जरूर मेरे पास जमीन के नीचे से आने जाने की कोई सुपर पावर है।
जब उसने गेट पर द फेंग को पहरा देते देखा तो उसने सोच लिया कि जैसे ही उसकी ताकत बढ़ेगी वो इस बड़े ज़ोंबी को ख़त्म कर देगी ताकि उसके पापा के रास्ते का कांटा साफ हो सके। उसे वहां कुछ पेपर्स मिले जिससे पता चला कि हम जांघाई शहर में हैं। उसे याद आया कि इस शहर में आगे चलकर 2 बड़े सुपर पावर्स पैदा होने वाले हैं, एक 9 बार जिंदा होने वाली लेडी कॉप और दूसरा बिजली को कंट्रोल करने वाला सफ़ेद भालू। उसने सोचा कि अगर वो उस लेडी कॉप को अभी अपने साथ मिला ले तो फ्यूचर बहुत आसान हो जाएगा। तभी मिलिट्री के एक हेलीकॉप्टर ने शहर में पर्चे गिराए कि शहर के बाहर एक ह्यूमन बेस बनाया गया है। मैंने उसे बेकार समझकर फेंक दिया क्योंकि मैं एक ज़ॉम्बी था, पर यून रुओक्स्यू ने भी उसे गुस्से में मरोड़कर फेंक दिया क्योंकि वो जानती थी कि इंसानों के बेस में सिर्फ धोखा और पॉलिटिक्स होती है। उससे बेहतर उसका ज़ॉम्बी पापा था। तभी पास के पुलिस स्टेशन की एक महिला पुलिसकर्मी सू मुकिंग अपने साथियों के साथ हमारी सोसाइटी में एक ट्रक लेने आई। गेट पर उसका सामना द फेंग से हुआ। उसने द फेंग को हटाने के लिए पत्थर मारा और फिर गोली चला दी। अपने पपेट पर हमला होते देख मुझे गुस्सा आ गया। मैंने द फेंग को कंट्रोल करके हथौड़ा उसकी तरफ फेंका, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और बाकी पुलिस वाले भी मारे गए। लेकिन रात होते ही एक अजीब चीज हुई। सू मुकिंग की बॉडी में से लाल रोशनी निकली और वो फिर से जिंदा हो गई। उसकी टूटी हुई हड्डियां जुड़ चुकी थीं और उसकी ताकत पहले से दोगुनी हो चुकी थी। द फेंग की नजरों से ये देखकर मैं दंग रह गया। अगले दिन वो और पुलिस वालों को लेकर फिर आ गई। इस बार मैंने अपने 3 इवॉल्व्ड ज़ॉम्बियों से उस पर हमला करवाया। वो बहुत आसानी से बच रही थी क्योंकि जब भी मेरी कोई जानलेवा बंदूक की गोली या हमला उस पर होने वाला होता, हवा में कोई अदृश्य ताकत उसे 1 सेकंड के लिए रोक देती। दरअसल वो अदृश्य ताकत और कोई नहीं, खुद यून रुओक्स्यू थी। उसे लगा कि सोसाइटी में कोई ज़ॉम्बी किंग है जो सबको कंट्रोल कर रहा है। उसने सू मुकिंग को बचाने और उस ज़ॉम्बी किंग को मारने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया। लड़ाई 5वीं बिल्डिंग के सामने तक आ गई, जहां मैं खुद तलवार लेकर सू मुकिंग के सामने खड़ा हो गया। मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए पूरी जान लगा रहा था और ज़ॉम्बियों की पूरी फौज वहां इकट्ठा हो गई थी। तभी अचानक यून रुओक्स्यू को एहसास हुआ कि ये सारे ज़ॉम्बी किसी ज़ॉम्बी किंग के इशारे पर सू मुकिंग पर हमला नहीं कर रहे, बल्कि वे 7वीं मंजिल पर मौजूद उसकी रक्षा करने के लिए अपनी जान दे रहे हैं और उन्हें ऑर्डर देने वाला कोई और नहीं, उसका खुद का ज़ॉम्बी पापा है। ये सच सामने आते ही उसने तुरंत सू मुकिंग की मदद करना बंद कर दिया। बिना सपोर्ट के सू मुकिंग कमजोर पड़ गई और मैंने उसे बुरी तरह पीटकर बेहोश कर दिया। होश खोने से पहले सू मुकिंग को लगा कि उस अदृश्य मददगार ने उसे धोखा दिया है। मैंने उसे जान से नहीं मारा, बल्कि एक पेपर पर लिख दिया कि जिंदा रहो, अगर तुम मरी तो तुम्हारे पुलिस स्टेशन का कोई इंसान नहीं बचेगा। सू मुकिंग ने अपने साथियों की जान के खातिर हमारे इलाके से दूर रहने का फैसला किया। इसके बाद लाइफ फिर से जेंग चैंग हो गई। मैं फ्लैश के साथ अपनी फाइटिंग स्किल्स सुधारने लगा और छीछी के लिए एक लर्निंग टैबलेट ले आया। वो बहुत तेजी से पढ़ना लिखना सीख रही थी। मुझे अपनी बेटी पर गर्व था, जबकि यून रुओक्स्यू अंदर ही अंदर परेशान थी कि पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद भी उसे बच्चों वाली पढ़ाई करनी पड़ रही है। वो अक्सर मेरे बाहर जाने पर सू मुकिंग से मिलने जाती थी और दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो उसे अपने साथ मिलाने का प्लान बना रही थी। मुझे भी उसके इंसानों से बात करने पर कोई एतराज नहीं था, बस मैं सू मुकिंग को चेन से बांधकर रखता था ताकि छीछी सेफ रहे। एक दिन मेरे पपेट ने खबर दी कि कुछ दूरी पर एक बेहद खतरनाक सेकंड स्टेज टायरेंट ज़ॉम्बी आ गया है, जिसके हाथ ब्लेड जैसे थे। वो उसी पुराने ताकतवर इंसान टाइजू के पीछे पड़ा था। टाइजू तो किसी तरह बच निकला, लेकिन उस टायरेंट की ताकत देखकर मुझे लगा कि सीधे लड़ना ठीक नहीं होगा। मैंने फ्लैश को भेजकर उस टायरेंट ज़ॉम्बी को सू मुकिंग की तरफ अट्रैक्ट कर दिया। सू मुकिंग ने उसे देखते ही अपनी टीम को बचाने के लिए उसका ध्यान भटकाया और उसे एक पेट्रोल पंप की तरफ ले गई। वहां उसने एक गोली चलाकर पूरे पेट्रोल पंप को उड़ा दिया। आग की लपटों से वो टायरेंट झुलसते हुए बाहर निकला। वो अधमरा हो चुका था, लेकिन मारा नहीं था। यही सही मौका था। मैंने तुरंत अपने भारी भरकम ज़ॉम्बियों और फ्लैश को हुक्म दिया। उन्होंने अपनी भारी रॉड और तलवारों से उस कमजोर पड़ चुके टायरेंट पर ताबड़तोड़ हमले किए और आखिरकार उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका सेकंड स्टेज क्रिस्टल मेरे हाथ में था। इस बार मैंने जल्दबाजी नहीं की। मैंने पहले छीछी के लिए खाना बनाया, उसकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया और फिर शांति से 4थी मंजिल पर जाकर उस कीमती क्रिस्टल को निगल लिया। ताकतवर एनर्जी के दम पर मैं सीधे 3rd स्टेज पर पहुंच गया। मेरी बॉडी पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत हो चुकी थी और दिमागी ताकत तो आसमान छू रही थी। अब मेरी रेंज बढ़कर कई किलोमीटर तक फैल चुकी थी, जिसके अंदर मैं 100 से ज्यादा नॉर्मल ज़ॉम्बियों और सेकंड स्टेज वाले इवॉल्व्ड ज़ॉम्बियों को भी आराम से कंट्रोल कर सकता था। अब स्पीड के मामले में मैं फ्लैश को पछाड़ सकता था और ताकत में द फेंग को भी पीछे धकेल सकता था। अब जाके लगा कि मैं इस खतरनाक दुनिया का असली बॉस बना हूं। 3rd स्टेज पर पहुंचने के बाद मैंने एक और भारी भरकम सेकंड स्टेज टैंक ज़ॉम्बी को अपना गुलाम बनाया। वो किसी छोटी कार जितना बड़ा था, इसलिए मैंने उसका नाम इर फेंग रखा और उसे 1 टन वजनी लोहे का पाइप थमा दिया। इर फेंग का एक वार किसी भी गाड़ी को कबाड़ बना सकता था।
उसके मेन गेट पर तैनात होते ही अब कोई इवॉल्व्ड ज़ोंबी भी आसपास फटकने की हिम्मत नहीं करता था। दूसरी तरफ यून रुओक्स्यू ने भी चुपके से अपनी पावर्स को 3rd स्टेज पर पहुंचा दिया था। अब उसकी दिमागी ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि वो लोहे की कीलों को बुलेट की स्पीड से हवा में उड़ा सकती थी। अपनी टाइम कंट्रोल पावर के साथ मिलकर वो किसी को भनक लगे बिना मौत के घाट उतार सकती थी। इस बदली हुई दुनिया में वो इंसानों के बीच टॉप लेवल की फाइटर बन चुकी थी। एक दिन प्रैक्टिस करते समय मुझे अपने पैरों के पास ब्लड ब्लेड आर्ट नाम की एक बुक मिली। मुझे लगा किसी बड़े उस्ताद की छोड़ी हुई जादुई किताब है और मैं उसे सीखने में जुट गया। पर मुझे क्या पता था कि ये कमाल की टेक्निक यून रुओक्स्यू ने खुद अपने स्कूल के होमवर्क वाले रजिस्टर पर लिखकर मेरे लिए छोड़ी थी। ये तलवारबाजी खून की एनर्जी से चलती थी। इसे पूरा सीखने के बाद हाथ की ताकत की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि शरीर से निकलने वाली एनर्जी ही सबसे बड़ा हथियार बन जाती थी। इसे सीखने के बाद मेरी फाइटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा बढ़ गईं। लेकिन हमारी ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। शहर के बाहर बने ह्यूमन बेस से 5 इवॉल्व इंसानों की एक टीम सामान ढूंढते हुए हमारे इलाके में आ पहुंची। जब उन्होंने देखा कि सोसाइटी के आसपास का सारा राशन गायब है, तो वे हमारे ज़ॉम्बी पपेट्स का पीछा करते हुए सीधे हमारी बिल्डिंग तक आ गए। वे रात के अंधेरे में दीवार कूदकर अंदर घुसे, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि दीवार से पैर जमीन पर रखते ही मुझे उनके आने का पता चल चुका था। मेरी ज़ॉम्बी आर्मी ने उन्हें तुरंत चारों तरफ से घेर लिया। फ्लैश ने पलक झपकते ही एक बंदे को ढेर कर दिया और दा फेंग ने अपने भारी हथौड़ों से 2 फाइटर्स को पीछे धकेल दिया। इस भगदड़ के बीच मैं खुद मैदान में उतरा और अपनी नई तलवारबाजी का ऐसा करारा वार किया कि भाग रहे आखिरी इंसान के सीधे 2 टुकड़े हो गए। उनके पास से मुझे ह्यूमन बेस के आईडी कार्ड मिले। मुझे एहसास हो गया कि इंसानों की बस्तियां मेरी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से मजबूत हो रही हैं और हमारी ये सोसाइटी जल्द ही सबकी नजरों में आ जाएगी। इसलिए मैंने वहां से निकलने का फैसला किया। हमारी नई मंजिल थी शहर के कोने पर बना क्लियर वाटर फार्म। वो काफी खुला इलाका था जहां खेती की जा सकती थी और वो इंसानों की पहुंच से भी दूर था। वहां आसपास काफी ज़ॉम्बी थे जिससे मैं अपनी फौज बढ़ा सकता था, और सबसे बड़ी बात, वो जगह छीछी के बड़े होने के लिए एकदम परफेक्ट थी। वो हमेशा बंद कमरों और कंक्रीट के बीच नहीं रह सकती थी। उसे धूप, खुली हवा और ताज़ी सब्जियों की जरूरत थी। सब्जियों की बात आते ही मेरा दिल बैठ जाता था। इतने दिनों से बेचारी सिर्फ दूध, एग फ्राइड राइस और दलिया खा रही थी। उसे एक हरी पत्ती तक नसीब नहीं हुई थी। फार्म पर पहुंचकर मैं ज़ॉम्बियों से खेती करवा सकता था ताकि छीछी को ताज़े फल और सब्जियां मिल सकें। पर निकलने से पहले एक काम बाकी था, सुमुकिंग का फैसला। उसकी बार बार जिंदा होने वाली पावर बहुत सिरदर्द थी। उसे न तो मार सकते थे और न ही कैद रख सकते थे। अब जब हम ये जगह छोड़ ही रहे थे तो मैंने उसे आज़ाद करने का सोचा ताकि आगे कभी सामना न हो। मैंने ये बात छीछी को बताई तो उसने मासूमियत से सिर हिलाकर पूछा, क्या वो कॉप दीदी हमारे साथ नहीं चलेंगी? मैं जानता था कि सुमुकिंग का जो नेचर है वो पुलिस स्टेशन के बचे हुए लोगों को छोड़कर कभी हमारे साथ नहीं आएगी। लेकिन तभी यून रुओक्स्यू ने मेरे पीठ पीछे चुपके से सुमुकिंग के हाथ में एक पर्ची थमा दी जिस पर लिखा था क्लियर वाटर फार्म। जाने से पहले सुमुकिंग ने यून रुओक्स्यू से पूछा, क्या तुम्हें हमारा वादा याद है? यून रुओक्स्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कभी आपको लगे कि ये दुनिया उतनी खूबसूरत नहीं है जितना आप सोचती हैं, और जब आपका दूसरों को बचाने का मन न करे तो मुझे बचाने आ जाना। सुमुकिंग जब लड़खड़ाते हुए वापस अपने पुलिस स्टेशन पहुंची तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिन लोगों को बचाने के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगाई थी वे भूख के मारे जानवरों से भी बदतर हो चुके थे। उन्होंने उन बाकी पुलिस वालों को मार डाला था जो उनका साथ नहीं दे रहे थे, और यहां तक कि उन्होंने सुमुकिंग पर भी हमला करके उसे मार दिया। सुमुकिंग चौथी बार फिर जिंदा हुई और उसकी ताकत अब पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। गुस्से और नफरत में उसने उन सभी दरिंदों को अपने हाथों से खत्म कर दिया। आखिरी बचा हुआ लड़का घुटनों पर आकर भीख मांगने लगा, मैडम आप तो बहुत अच्छी हैं, मैं बस जिंदा रहना चाहता था, मेरा वो मतलब नहीं था। सुमुकिंग जैसे ही मुड़ी, पीछे से बंदूक लोड होने की आवाज आई। उसने बिजली की फुर्ती से घूमकर एक ही घूंसे में उसकी पसलियां तोड़ दीं। क्यों? आखिर क्यों सबने मुझे धोखा दिया? चारों तरफ लाशें देखकर उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसे यून रुओक्स्यू की बात याद आई कि अगर वे लोग बचाने के लायक ही न हो तो। वाकई ऐसे घटिया लोगों के लिए जान देना बेकार था। उसने हाथ में थामी क्लियर वाटर फार्म की पर्ची को देखा, पुलिस स्टेशन पर आखिरी नजर डाली और रात के अंधेरे में गायब हो गई। उसने मन ही मन कहा, छी छी, मैं तुम्हारे पास आ रही हूं। निकलने के दिन हमारी 5 भारी भरकम गाड़ियां फार्म की तरफ बढ़ीं जिन्हें ज़ॉम्बी ड्राइवर्स चला रहे थे, और पीछे हथियारों से लैस सैकड़ों ज़ॉम्बियों की फौज चल रही थी। ज़ॉम्बियों को गाड़ी चलाते देख रास्ते में सामान ढूंढ रहे एक इंसान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने बड़बड़ाया, क्या मुझे कोई वहम हुआ है? अब ज़ॉम्बी ट्रक भी चलाने लगे? रास्ते में गाड़ियों का शोर सुनकर जितने भी इवॉल्व्ड ज़ॉम्बी आए, मैंने उन सबको अपनी दिमागी ताकत से अपनी फौज में शामिल कर लिया।
हमारी आर्मी घटने के बजाय और बड़ी होती चली गई। जब हम चिड़ियाघर के पास पहुंचे तो एक 20 मीटर लंबा सेकंड स्टेज का सोने के रंग का अजगर रास्ता रोके बैठा था। उसने देखते ही हमारे 2 ज़ॉम्बियों को जिंदा निगल लिया। मैंने तुरंत इरफेंग को आगे किया, जिसने अपनी भारी रॉड से अजगर के सिर पर ऐसा वार किया कि वो चकरा गया। द फेंग और बाकी भारी ज़ॉम्बियों ने उसे दोनों तरफ से घेर लिया ताकि वो भाग न सके। फुर्तीले ज़ॉम्बियों ने अपनी तलवारों से उसकी बॉडी पर अनगिनत कट मार दिए और सही मौके पर एक बड़े ज़ॉम्बी ने ऊपर से कूदकर उसकी गर्दन पर अपने नाखूनों से गहरा घाव कर दिया। आखिरकार इरफेंग ने एक और जोरदार वार करके उसका सिर कुचल दिया। वहां से मिले सेकंड स्टेज क्रिस्टल को मैंने इरफेंग को ही खिला दिया, क्योंकि अब थर्ड स्टेज से नीचे के क्रिस्टल मेरे किसी काम के नहीं थे। मुझे अपनी फौज को नंबरों में नहीं बल्कि ताकत में सबसे बेस्ट बनाना था। उस भारी अजगर को देखकर युन रुओक्स्यू की आंखों में चमक आ गई। पापा, मुझे सांप का मीट खाना है। बेचारी रोज रोज वही खाना खाकर तंग आ चुकी थी। पर मुझे यकीन नहीं था कि म्यूटेंट जानवरों का मांस इंसानों के खाने लायक होता है या नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि आगे चलकर किसी इंसान पर इसका टेस्ट करेंगे, फिर अपनी बेटी को खिलाएंगे। मैंने उससे कहा, जब पापा को पूरा यकीन हो जाएगा कि ये सेफ है, तब तुम्हारे लिए पकाऊंगा। युन रुओक्स्यू थोड़ी उदास तो हुई, पर वो समझती थी कि मैं उसकी फिक्र कर रहा हूं। हालांकि वो अपने पिछले जन्म के एक्सपीरियंस से जानती थी कि ये मीट इंसानों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, पर वो मुझे ये बात समझा नहीं सकती थी। हमारी गाड़ियां आगे बढ़ती रहीं और जल्द ही शहर की ऊंची बिल्डिंग्स के पीछे छूटते ही खुला देहाती इलाका दिखने लगा। मैप के मुताबिक हम क्लियर वाटर फार्म के बेहद करीब थे। डूबते सूरज की लाल रोशनी में पूरा आसमान खूबसूरत लग रहा था। मैंने खिड़की के पास बैठी चीची को देखा, जो बड़ी शांति से बाहर की दुनिया को निहार रही थी। दोबारा जन्म लेने के बाद वो पहली बार अपनी पुरानी जगह से बाहर आई थी। मैंने प्यार से उसके गाल खींचे तो उसने मेरी तरफ देखकर एक प्यारी सी स्माइल दी। पापा, बाहर की दुनिया कितनी बड़ी है ना? हाँ, ये दुनिया बड़ी भी है और खतरनाक भी, पर जब तक मेरी बेटी मेरे साथ है, मेरे लिए हर बात के मायने हैं। सामने ही हमारा नया आशियाना क्लियरवाटर फार्म साफ नजर आने लगा था, पर हमसे कुछ किलोमीटर पीछे शहर के मलबे के बीच एक बेहद खतरनाक एनर्जी वाला साया हमारे टायरों के निशानों का पीछा करते हुए तेजी से बढ़ा आ रहा था। स्मोकिंग की आंखों की वो पुरानी मासूमियत अब गायब हो चुकी थी। वहां सिर्फ एक बर्फीली जिद थी, पर जैसे ही उसे उस छोटी बच्ची का चेहरा याद आता, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती। फार्म पर पहुंचने के बाद मैंने मेन गेट का जायजा लिया। लोहे के बड़े गेट के दोनों तरफ तारों की बाड़ लगी थी, जिस पर डेंजर का बोर्ड था। ये जगह पुरानी सोसाइटी से कहीं ज्यादा बड़ी और शांत थी, जहां मेरी पूरी फौज और छीछी आराम से रह सकते थे। तभी छीछी ने पूछा, पापा, क्या हम पहुंच गए? मैंने सिर हिलाया और पहले अपनी एक टीम को अंदर जांच के लिए भेजा। अंदर का नजारा देखकर मेरी त्योरियां चढ़ गईं, क्योंकि चारों तरफ खून के सूखे निशान थे। जब मैं सब्जियों के खेत की तरफ गया तो देखा कि पूरा खेत बर्बाद हो चुका था और जमीन पर किसी बड़े जानवर के पैरों के निशान थे। साफ था कि यहां कोई म्यूटेंट जानवर रह रहा है। तभी अंदर से किसी जानवर के दहाड़ने की आवाज आई। मैंने अपने पपेट्स को आगे भेजा तो देखा कि एक बाड़े में एक म्यूटेंट सांड मौजूद था, जिसके मुंह से शेरों जैसे डरावने दांत निकले हुए थे और वो किसी दूसरे जानवर का मांस खा रहा था। इस आपदा के बाद अब कलयुग में सीधे सांड भी मांसाहारी हो चुके थे। उसने हमारे ज़ॉम्बियों को देखते ही हमला कर दिया। वो सेकंड स्टेज का म्यूटेंट था और नॉर्मल ज़ॉम्बियों पर भारी पड़ रहा था। मैंने तुरंत इरफेंग और अपने सबसे तगड़े ज़ॉम्बी को उतारा। इरफेंग के भारी पाइप के वार से वो चकरा गया और दूसरे ने अपने नुकीले हाथों से उसकी चमड़ी फाड़ दी। कुछ ही देर में वो भारी सांड जमीन पर आ गिरा और उसके सिर से हमें एक चमकीला ऑरेंज क्रिस्टल मिला। इसके बाद जब हम वेस्ट साइड के तालाब के पास पहुंचे तो पानी के किनारे किसी भारी चीज के रेंगने के निशान मिले। जैसे ही पपेट पानी के पास गया, एक बहुत बड़ा कछुआ पानी से निकला और उसने ज़ॉम्बी का पैर चबा डाला। उसकी पीठ का कवच इतना मजबूत था कि ज़ॉम्बी के घूंसे मारने पर खुद ज़ॉम्बी का ही हाथ टूट गया। मैंने उसे अभी ना मारने का सोचा और 2 ज़ॉम्बियों को पहरे पर लगा दिया ताकि वो बाहर ना आ सके। मैंने सोचा कि जब मीट का टेस्ट सेफ निकलेगा तब इसका सूप बनाकर छीछी की सेहत के लिए इस्तेमाल करूंगा। पूरे फार्म की अच्छी से सफाई करने के बाद ही मैं छीछी का हाथ पकड़कर अंदर लाया। युन रुओक्स्यू ने आसपास देखकर खुश होते हुए कहा, तो ये हमारा नया घर है। ये तो सच में बहुत अच्छा है। यहां आते ही सबसे पहले मैंने सिक्योरिटी टाइट की। इरफेंग को मेन गेट पर तैनात किया, फ्लैश और बाकी टीमों को चारों तरफ के पहरे पर लगा दिया। द फेंग और मेरे सबसे खास ज़ॉम्बी को छीछी के कमरे के पास रखा। अब हमारा फार्म एक अभेद्य किले में बदल चुका था। छीछी को आराम से सोता देख मुझे बड़ा सुकून मिला। अगले दिन जब वो उठी तो टेबल पर ताज़े फलों की एक प्लेट सजी थी, क्योंकि फार्म के उत्तरी हिस्से में फलों का एक पूरा बाग था। ताज़े फलों की खुशबू से छीछी का चेहरा खिल उठा। खाना खाने के बाद जब वो बाहर आई तो देखा कि हथियारों से लैस ज़ॉम्बियों की टीमें लाइन से गश्त लगा रही थीं। उसने मन ही मन सोचा, पापा सच में बहुत कमाल के हैं।
इनका ज़ॉम्बियों को कंट्रोल करने का तरीका किसी भी आम ज़ॉम्बी किंग से कहीं बेहतर है। उसने आकर मुझसे जिद की कि उसे घूमना है और मैं उसकी बात टाल नहीं पाया। मैं उसे खेत के पास ले गया। जब उसने देखा कि ज़ॉम्बी खेतों में काम कर रहे हैं तो वो हैरान रह गई। दरअसल मैं अपने पिछले जन्म में गांव से था और दादा दादी के साथ खेती का अच्छा अनुभव था, इसलिए मुझे पूरा भरोसा था कि मैं इस बर्बाद खेत को फिर से हरा भरा कर दूंगा। इसी बीच मैंने सांड और अजगर वाले दोनों क्रिस्टल इरफेंग को खिला दिए। उन्हें खाते ही वो सीधे 3rd स्टेज पर पहुंच गया और उसकी बॉडी किसी बड़े ट्रक जितनी भारी हो गई। उसकी स्किन पर काले रंग के मजबूत स्केल्स आ गए थे, जिन पर मेरी तलवार के वार से सिर्फ एक हल्की खरोंच आई। अब वो हमारी फौज का असली टैंक बन चुका था। इससे मुझे एक नया रास्ता मिला। अगर बाहर बड़े ज़ॉम्बी नहीं मिल रहे तो मैं खुद क्रिस्टल खिलाकर अपने पपेट्स को इवॉल्व कर सकता हूँ। चीची भी इन दिनों शांत नहीं बैठी थी। वो रोज चुपके से तालाब के पास जाकर उस बड़े कछुए को अजगर का मीट खिलाती थी और उस मीट में उसका अपना थोड़ा सा खून भी मिला होता था। तीसरे दिन उसने अपने पिछले जन्म की एक गुप्त कला का इस्तेमाल करके उस कछुए के साथ एक जादुई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अब वो कछुआ सीधे उसकी दिमागी बातें समझ सकता था। उसने उस कछुए को अपनी ध्यान लगाने की खास टेक्निक भी सिखानी शुरू कर दी ताकि वो आगे चलकर एक महान रक्षक बन सके। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे बस लगा कि छीछी को कछुए के साथ खेलना पसंद है, इसलिए मैंने उसे नहीं रोका। इसके बाद मैंने छीछी के लिए फार्म के अंदर ही एक छोटा सा पार्क बनवाया। मैं शहर से एक झूला और राउंड घूमने वाला झूला ले आया था। बिजली न होने के कारण मैंने ज़ॉम्बियों को ही उन्हें हाथ से घुमाने के काम पर लगा दिया। यून रुऑक्स्यू को शुरुआत में इन बच्चों के खिलौनों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर अपने पापा का प्यार देखकर वो खुश होने का नाटक करने लगी। पर जो लड़की पिछले जन्म में अनाथ थी और जिसने कभी बचपन नहीं देखा था, वो धीरे धीरे सच में एक बच्ची की तरह खेलने का मजा लेने लगी। जब हम दोनों झूले पर एक दूसरे के पीछे हंस रहे थे तो ज़ॉम्बियों को अगर भूल जाएं तो वो दुनिया का सबसे प्यारा नज़ारा था। लेकिन जब फ्लैश इन झूलों को शहर से ला रहा था, तब ली मो नाम का एक इंसान, जिसके पास गायब होने की सुपर पावर थी, चुपके से हमारे ट्रक के पीछे पीछे फार्म तक आ पहुंचा। यहाँ का नज़ारा देखकर उसका दिमाग चकरा गया। जब उसने देखा कि एक छोटी सी इंसानी बच्ची इतने सारे ज़ॉम्बियों के बीच रह रही है तो उसके मन में लालच आ गया। उसे लगा कि बच्ची ही इन सबको कंट्रोल कर रही है और अगर वो बच्ची को अगवा कर ले तो ये पूरी फौज उसकी हो जाएगी। वो गायब होकर रात में छीछी के कमरे में घुसा और जैसे ही उसने अपनी चाकू नीचे की, यून रुऑक्स्यू ने अपनी टाइम स्टॉप पावर का इस्तेमाल किया। लीमो हवा में ही थम गया। छीछी ने तुरंत उठकर उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया और अपनी एक सीक्रेट पावर से उसके दिमाग में एक लाल रंग का सिंबल बना दिया, जिससे उसकी जिंदगी की डोर अब छीछी के हाथ में थी। तुम्हें जीना है या मरना है? लीमो ने बिना वक्त गवाए घुटने टेक दिए। छीछी ने उसे हुक्म दिया कि वो वापस ह्यूमन बेस जाए और वहां की सारी खबरें जासूस बनकर उसे लाकर दे। मैं इस सब से पूरी तरह बेखबर था और अपनी बेटी को खेलते देख खुश था। कुछ दिनों बाद जब मैं शहर में नए क्रिस्टल्स ढूंढ रहा था तो अचानक मेरी मुलाकात फिर से सुमुकिंग से हो गई। मुझे गुस्सा आया कि ये लड़की फिर से यहाँ कैसे आ गई। दरअसल सुमुकिंग उस हादसे के बाद से सिर्फ छीछी को ढूंढते हुए यहाँ तक आई थी। रास्ते में वो काफी थक चुकी थी और एक जमीन के नीचे चलने वाले ज़ॉम्बी ने उसे काफी परेशान कर रखा था। मैंने उसे बेहोश किया और लाकर पार्क के एक झूले के पास चेन से बांध दिया। पर इस बार सुमुकिंग पूरी तरह बदल चुकी थी। इंसानों के धोखे के बाद अब उसका इस दुनिया से भरोसा उठ चुका था और वो सिर्फ छीछी का ख्याल रखना चाहती थी। छीछी ने भी मौका देखकर उससे बातें की और उसे खाना दिया। सुमुकिंग को पहली बार इस तबाही के बाद बिना किसी डर के चैन की जिंदगी मिल रही थी। उसे भी ये मानना पड़ा कि इंसानों के बीच रहने से कहीं बेहतर इस ज़ॉम्बी किंग के साथ रहना है। इसी बीच मेरी ताकत लगातार बढ़ती रही। मैंने शहर से कई बड़े क्रिस्टल इकट्ठे किए और मेरी फौज में अब 30 से ज्यादा 2nd स्टेज के ज़ॉम्बी शामिल हो चुके थे। एक रात पहाड़ों में एक बड़े म्यूटेंट जानवर को मारने के बाद मुझे एक 3rd स्टेज का क्रिस्टल मिला। अपनी पुरानी बची हुई एनर्जी के साथ मिलकर अब मेरे पास आगे बढ़ने का पूरा इंतजाम था। मैंने एक साथ 4 बड़े क्रिस्टल निगले और सीधे 4th स्टेज पर पहुंच गया। अब मेरी रेंज 50 किलोमीटर से भी दूर तक फैल चुकी थी और मेरी बॉडी पूरी तरह एक नॉर्मल इंसान जैसी हो गई थी, बस मेरी आंखें हल्की लाल थीं। इसके बाद मैंने तुरंत अपनी फौज के 4 खास ज़ॉम्बियों को भी 4th स्टेज पर पहुंचा दिया। यून रुऑक्स्यू भी चुपके से 4th स्टेज पर आ चुकी थी। अब वो हवा में उड़ सकती थी और कई जादुई पावर्स का इस्तेमाल कर सकती थी। उसने फार्म की निगरानी के लिए मधुमक्खियों को अपना जासूस बनाया और मेरी गैर मौजूदगी में फार्म के चारों तरफ लगी उन कटीली झाड़ियों को अपनी पावर से एक खतरनाक जाल में बदल दिया, जिन्हें मैं पहाड़ों से लाया था। वे झाड़ियां इंसानों का खून चूस लेती थीं पर ज़ॉम्बियों को कुछ नहीं कहती थीं। मैंने उन्हें सेफ्टी के लिए लगाया था, पर छीछी ने उन्हें अपने इशारों पर नाचने वाला एक जानलेवा हथियार बना दिया था। लेकिन एक नया खतरा बढ़ रहा था। शहर के ह्यूमन बेस में ज़ॉम्बी किंग की खबरें फैलने लगी थीं, जिससे वहां के बड़े अधिकारी अलर्ट हो गए थे।
उन्होंने जांच के लिए गायब होने वाले फाइटर्स की एक टीम भेजी, जिसमें ली मो भी शामिल था। जैसे ही युन रुओक्स्यू को ली मो के आने का एहसास हुआ, वो रात में उड़कर उससे मिलने पहुंची और उसे सख्त हिदायत दी कि वो बेस में जाकर झूठ बोल दे कि यहाँ कोई ज़ॉम्बी किंग नहीं है।